नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। बहुत बहुत वेलकम, आपका स्वागत है। हम कक्षा 12वीं की 12th की हमारी मेन टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो उसका पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको कहानी सुना देता हूं, सिटिंग एंड बैकग्राउंड, यानी कि किस पृष्ठभूमि पर, किस घटना पर यह कहानी लिखी गई है। तो चैप्टर आपने सबने देखा ही होगा बुक में, 1 तारीख हो चुकी थी, फिर भी किसी ने खोल के ना देखा हो तो देख लो। द लास्ट लेसन हमारा पहला चैप्टर। इसमें क्या कहानी है और क्या हो रहा है। तो असल में होता क्या है, कहानी को देखिए पहले। यह है यूरोप का नक्शा। यूरोप कौन सा महाद्वीप है बच्चों, जहां से अंग्रेज आए थे, उस महाद्वीप को हम कहते हैं यूरोप महाद्वीप। क्या कहते हैं? यूरोप महाद्वीप। वो महाद्वीप कहलाता है यूरोप महाद्वीप। जैसे हम एशिया में है, ऐसा यूरोप महाद्वीप। उसमें कई सारे देश है ना। इधर इंग्लैंड है, इसके इधर ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, या ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, इधर रूस है, ऐसे कई सारे देश उसमें हैं। तो जैसे हर देश में लड़ाई होती रहती, जैसे भारत पाकिस्तान में होती है, बांग्लादेश के साथ हुई पाकिस्तान की, ऐसे कई देशों की। जब दो देशों की आपस में लड़ाई होती है तो क्या होता है, एक देश दूसरे देश को हरा देता है, तो या तो पूरे देश पे कब्जा कर लेता है या उसकी कुछ सीमाओं पर कब्जा कर लेता है, कुछ राज्य पर कर लेता है, कुछ जिलों पर कर लेता है। तो ऐसा ही यहां भी हुआ। यह है जर्मनी देश, जिसकी राजधानी है बर्लिन। यह है फ्रांस, जिसकी राजधानी है पेरिस। इनमें दोनों में लड़ाई चल रही थी। लड़ाई लंबे समय तक चलती है, कई सालों तक चलती आ रही। यूरोप में कई देशों में लड़ाई लगातार हुई है। धरती पर ऐसा कोई देश नहीं है बच्चों जिसमें लड़ाई ना हुई हो, और हुई हो जो आपस में पास पास है। सब देश ऐसे लगभग लगभग 90% से ऊपर जो कभी ना कभी लड़े ही हैं। इनमें दोनों में लड़ाई हो रही थी। तो ये जर्मनी का एक राज्य था प्रसिया, एक भाग इधर था उसका, एक हिस्सा उसका नाम था प्रसिया। क्या नाम था? प्रसिया। जैसे अपना भारत है तो हमारा मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, ऐसे हमारे कई सारे राज्य है। तो इसका जर्मनी का राज्य था प्रसिया, कुछ हिस्सा उसका इधर था और कुछ हिस्सा प्रसिया का इधर था। ये राज्य जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था और उसका चांसलर था बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। यानी कि बिस्मार्क उसका चांसलर, ऐसे कह सकते हैं कि वो वहां का मुख्यमंत्री था। वहां की सेना उसके कंट्रोल में थी, वो सारे युद्ध को लीड कर रहा था। तो ये प्रसिया में पोलैंड के भी कुछ हिस्से आ रहे थे, इस पे भी कब्जा कर लिया था उसने। ऑस्ट्रिया के भी कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया था। और फिर उसने जो फ्रांस है, इसके कुछ जिले थे, यहाँ पे 2 जिले, इन पर भी कब्जा कर लिया। एक का नाम है अल्सास और एक का नाम है वियना। ये 2 जिले फ्रांस के यहाँ पे थे, एक अल्सास था और एक वियना था। इन दोनों जिलों, देखो ये पूर्वी प्रसिया हो गए, पोलैंड के हिस्से थे, ऑस्ट्रिया का भी हिस्सा इसमें शामिल था। ये पोलैंड का है, या ऑस्ट्रिया का है। और ये जो जर्मनी का हिस्सा था फ्रांस की तरफ, ये वाला, ऐसे यहाँ पे उसने 2 हिस्सों पे कब्जा कर लिया था। लड़ाई पे कब्जा कर लिया उसने, दोनों जिलों को अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ की सेना हार गई, हारकर सेना पीछे हट गई, ये दोनों उसके कब्जे में चले गए। ये तो हो गई कहानी कि 2 देश आपस में लड़े, जर्मनी ने फ्रांस को हराया और उसके 2 हिस्सों पर कब्जा कर लिया, उसके 2 जिले इसके अंडर में चले गए। लेकिन जर्मनी नहीं कहा जाता, मुख्य रूप से कहा जाता कि प्रसिया युद्ध, मतलब प्रसिया ने हराया, क्योंकि लीड जो राज्य, जो स्टेट युद्ध को लीड कर रहा था उसका नाम था प्रसिया और उसका लीडर था बिस्मार्क। वहां का प्रधानमंत्री कह लो या ऐसे कह लो कि चांसलर है ना, जैसा अपने मुख्यमंत्री होता है वहां पे चांसलर होता है। उसने इसको हराया और कब्जा कर लिया। फिर बच्चों आगे ये होता है कहानी में, ये हो गई वहां की घटना, बैकग्राउंड। वो हरा देता है। अब इन 2 जिलों पर जब उसने कब्जा कर लिया, तो आपको पता है जब अंग्रेज हमारे देश में आए, हमारे देश पे कब्जा कर लिया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की। और किसी भी देश की संस्कृति को, किसी भी देश को यदि लंबे समय तक गुलाम बना के रखना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उसकी भाषा, उसकी संस्कृति दोनों को समाप्त कर दो और अपने वाली संस्कृति उनके ऊपर ले जाकर थोप दो। अपने वाली भाषा उनको पढ़ाओ, अपने ग्रंथ पढ़ाओ, अपना ज्ञान विज्ञान पढ़ाओ और अपनी संस्कृति उनको पढ़ाओ, तो लोग अपने आप बदल जाएंगे। अंग्रेजों ने हमारे यही किया। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ आज, किसकी बदौलत है? ये अंग्रेजों की देन। अन्यथा हम भी चाइना की तरह, अपने देश जैसे चाइना अपनी लैंग्वेज में पढ़ता है, जापान अपने में पढ़ता है, फ्रांस, जर्मनी सब अपनी
भाषा में अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन हम आज भी वो गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं कि मजबूरी में हमारी भाषा अलग अलग होने के बावजूद भी जिस हिंदी को हम जन्म से जानते हैं, जो हमारी मातृभाषा है, उसे छोड़कर हमें मजबूरी में दूसरी भाषाओं में पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और अब तो चीजें काफी बदल चुकी है। तो यही इस जर्मनी ने किया, इन 2 जिलों पर अधिकार कर लिया और बोला कि अब हमारी भाषा यहाँ के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, हमारी संस्कृति होगी, ये लोग आज से हमारे हैं, इन हिस्सों पे कब्जा हमारा है, तो जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। यहाँ की भाषा जो फ्रांस की भाषा थी वो नहीं पढ़ाई जाएगी और जर्मन भाषा अब यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, जर्मनी की। तो अब सोचो आप कि हमसे कोई अभी आके कहे कि आप हिंदी में नहीं बोलोगे, हिंदी में पढ़ाई नहीं करोगे, किसी दूसरी भाषा में करोगे, तो हमें कैसा बुरा लगेगा, क्योंकि हमें वो भाषा तो आती ही नहीं है। हमें बोलना हिंदी आती है, हम गाते वो हिंदी में है, बजाते हिंदी में, हमारे सारे शिक्षा संस्कार रहन सहन बोलचाल सब हिंदी में होता है। और कोई कहे कि नहीं आज से कोई हिंदी पढ़ेगा नहीं, हिंदी बोलेगा नहीं, हिंदी का नाम का कोई भी नहीं लेगा, सबको पढ़नी है हमारी भाषा, तो क्या अचानक से संभव है ये? और यह कि लाभदायी हो गया? नहीं, इससे पूरा देश नष्ट हो जाता, तबाह हो जाता है। यही प्रयास बिस्मार्क ने यहाँ पे किया। तो वहाँ के जो स्कूल थे, ये घटना जहाँ लिखी लेखक ने, तो जब ये आदेश आया पूरे फ्रांस में, यहाँ इन 2 जिलों में कि अब से यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, तो वहाँ के जितने भी टीचर थे जो कि फ्रांस की भाषा पढ़ाते थे, उनको स्कूल से निकाल दिया और बोले कि आज के बाद तुम यहाँ नहीं दिखोगे, नए टीचर आएंगे जिनको जर्मनी की भाषा आती है, वो आके अब यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो उस वहाँ पे जो टीचर होता है उनको निकाल दिया जाता है स्कूल से। इस कारण से सब लोग बड़े दुखी होते हैं कि यार आज से हम हमारी भाषा में पढ़ाई नहीं जाएगी, हमारे बच्चों को मातृभाषा जो हमारी है वो नहीं पढ़ने को मिलेगी, हमारी शिक्षा संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो वो टीचर भी बड़ा दुखी होता है स्कूल के, और जो बच्चे होते हैं वो भी बड़े दुखी होते हैं। तो उसी पर ये कहानी आधारित है कि जिस लेखक ने ये पाठ लिखा है, ये लेसन जिस राइटर ने लिखा, जिस ऑथर ने लिखा है, उसके साथ ये घटना घटी। वो एक स्कूल में पढ़ रहा था, इस जिले की एक जिले की स्कूल में वो पढ़ रहा था, वहां पे आदेश आया कि आज से यहाँ पे तुम्हारी जो मेन फ्रांस की भाषा है उसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच बोलते हैं उस भाषा को, क्या बोलते हैं? फ्रेंच। तो आज से तुम्हें फ्रेंच भाषा में नहीं पढ़ाया जाएगा, जबकि तुम्हें कौन सी भाषा में पढ़ना होगा? जर्मन भाषा में पढ़ना होगा। तो लेखक के स्कूल में भी यही घटना होती है। लेखक स्कूल आता है, उसे पता चलता है कि यार अब हमारे स्कूल में भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। लेखक उस बात से बड़ा दुखी होता है। और क्या क्या घटनाएं हुई, किस किस प्रकार हुई, पूरा घटनाक्रम जिस दिन ये आदेश आया था उस दिन क्या हुआ, जिस दिन ये भाषा वाला आदेश आया उस दिन क्या क्या घटना हुई लेखक के स्कूल में, लेखक ने क्या क्या अपने जीवन में उस दिन महसूस किया, यही कहानी लेखक ने इस लेसन में लिखी है कि उस दिन मेरे साथ ये हुआ। तो इसमें जो कहानी बता रहा है व्यक्ति वो कौन है? लेखक, स्वयं ऑथर। और वो किसके बारे में बता रहा है? वो खुद के बारे में ही बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो इस पूरे लेसन का बैकग्राउंड क्या है? 2 देश में युद्ध होता है, फ्रांस में और जर्मनी में। युद्ध में फ्रांस हार जाता है और उसी के घटनाक्रम पर यह पूरा चैप्टर हमारा लेसन आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन, हमारे चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो हमारे चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। अबाउट द ऑथर, मतलब लेखक के बारे में। अबाउट ने बारे में, ऑथर ने लेखक। तो पहले जैसे कि हमारे चैप्टर में, हमारे हिंदी में क्या होता है? कवि परिचय होता है। पाठ शुरू होने से पहले कवि का परिचय होता है कि कवि कौन है, इसने क्या क्या झंडे अपने जीवन में गाड़े हैं। ऐसा ही लेखक परिचय होता है हिंदी में। जब पाठ शुरू होता है तो लेखक के बारे में, जैसे कि कौन लेखक है ना, महादेव वर्मा है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, कौन लेखक है ना। तो ऐसा ही अंग्रेजी में भी हर लेखक के बारे में पहले बताया जाता है। लेखक है तो लेखक के बारे में, और यदि कवि है यानी कि पोएट तो पोएट के बारे में, और लेखक है तो मतलब ऑथर कहेंगे, ऑथर कह दो, राइटर कह दो।
तो ऐसा उसके बारे में। तो ये लेखक परिचय एक प्रकार से कि लेखक कौन था। तो अबाउट द लेखक, तो लेखक का नाम है अल्फोंस डाउडेट, है ना। कोई डोडेट पढ़ता है इसको, कोई दाउडेट पढ़ता है, कोई डोडेट पढ़ता है, कैसे भी पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। नाम है, जिसको जैसे बोलना है वैसे बोल लो। इन लेखक का जन्म 1840 में हुआ और 1897 तक ये जीवित रहे। तो अल्फोंस डाउडेट वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये क्या थे? फ्रेंच भाषा के नोवेलिस्ट। नोवेल का मतलब होता है बच्चों उपन्यास, जैसे कि प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा गोदान, गबन, उसको हम कहते हैं नोवेल। और जो नोवेल लिखता है उसको कहते हैं नोवेलिस्ट, यानी कि उपन्यासकार। तो ये एक उपन्यासकार थे और क्या लिखते थे? शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी मतलब लघु कथा लिखते थे, ये लघु कथा के लेखक थे। और जो द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रशियन वॉर, ये जो स्टोरी है लास्ट लेसन की, ये कहां पे सेट है? किस बारे में बता रही है कहानी? ये बता रही है उन दिनों की कहानी। इन द सेट ऑफ डेज ऑफ, किन दिनों की कहानी बता रही है? फ्रेंको प्रशियन वार, फ्रांस और प्रशिया के बीच में जो वार हुआ, जो युद्ध हुआ, कब हुआ? 1870 से 1871, जो 2 साल युद्ध चला, इस युद्ध की कहानी पर ये लेसन सेट है, यानी कि उस पर आधारित है। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। जिस कहानी में क्या हो गया था? जो फ्रांस था वो डिफीटेड यानी कि पराजित हो गया था, किसके द्वारा? बाय द्वारा, किसके द्वारा? प्रशिया के द्वारा। जिसको कौन लीड कर रहा था? बिस्मार्क। बिस्मार्क उसको लीड कर रहा था, वो मेन लीडर था। प्रशिया देन कंस्टिस्टेड, यानी कि प्रशिया राज्य में उस समय पे कौन कौन सम्मिलित थे, या कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? तो प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। यानी कि जर्मनी में, यानी कि प्रशिया के अंदर उस समय जो ये नेशन, कौन कौन से राष्ट्र? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स कंसिस्टेड मतलब शामिल थे। यानी कि प्रशिया वो राज्य था जिसके अंदर जर्मनी के कुछ हिस्से शामिल थे, पोलैंड के भी कुछ हिस्से थे और ऑस्ट्रिया के भी कुछ हिस्से शामिल थे। इनको 3 राष्ट्र के, 3 नेशन के पार्ट इस प्रशिया में शामिल थे उस समय। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में क्या है? द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि फ्रांस के जिले, कौन से जिले? अल्सास एंड लोरेन। इस कहानी में फ्रांस के 2 जिले, पहला है अल्सास, दूसरा है लोरेन, हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड। इन दिस स्टोरी मतलब इस कहानी में फ्रांस के जिले अल्सास और लोरेंस हैव पास्ड मतलब दे दिए गए थे, किसके हाथ में दे दिए गए थे? प्रशियन हैंड्स, यानी कि प्रशिया के हाथ में दे दिए गए थे, मतलब उसने इन पे कब्जा कर लिया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो हमें इस कहानी, इस स्टोरी को रीड करना है और ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इफेक्ट, इसका क्या प्रभाव हुआ, कहां पे? ऑन स्कूल लाइफ, ऑन लाइफ एट स्कूल, स्कूल के जीवन पर इस कहानी, इस घटना का क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो देखते हैं, अब इसमें एक वर्ड लिखा है। तो देखो बच्चों, जो कहानी में आपको समझा रहा हूं ना, यहाँ पे ऐसा कैसे इसका ट्रांसलेशन भी दिया गया ना, तो ट्रांसलेशन में वर्ड सही है लेकिन अलग अलग पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कुछ और बताया और यहाँ पे पर्यायवाची को कुछ और लिखा है, मतलब आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। तो ये कहानी हो गई, ये कहानी यहाँ ऐसी कैसी ट्रांसलेट भी कर रखी है मैंने, फिर भी किसी के कम पहले पढ़े तो। अगला है नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें आपको नोटिस करना है। क्या नोटिस करना है? क्या क्या एक्सप्रेशन नोटिस करना है आपको उसमें, है ना। एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्तियां, जो जो लेखक ने अभिव्यक्ति दी है, जो जो लेखक ने बोला है, उन बातों को हमें नोटिस करना है। इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, इस संदर्भ के हिसाब से, संदर्भ के द्वारा हमें इन बातों पर ध्यान देना। क्या क्या बातें हैं? इन ग्रेट ड्रीड ऑफ, मतलब इसका मतलब क्या होता है? काउंटेड ऑन का मतलब क्या होता है? थम्ड एट द एजेस क्या होता है? इन यूनिजन क्या होता है? अ ग्रेट बसल क्या होता है? रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ, इसका मतलब क्या होता है? तो ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, ये आगे कहानी में आएगा और इन वर्ड को हमें
हमें नोटिस करना है कि इनका मतलब क्या है, इन एक्सप्रेशन को, इन अभिव्यक्तियों को हमें ध्यान से देखना है ना। तो ये 6 के 6 वर्ड आगे भी आएंगे, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जब ये कहानी में आएंगे तो इनका मतलब हम समझेंगे कि यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा है ना। तो वैसे यहाँ पे लिखा है इनका मतलब, जैसे कि ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। उसी प्रकार यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना। तो एक बार फिर बता देता हूं, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ मतलब अत्यधिक डर में होना, काउंटेड ऑन मतलब भरोसा करना किसी चीज पर, थम्ड एट द एजेस किनारे मुड़े हुए होना, उंगलियों से रगड़े हुए, रगड़ने के कारण। इसका मतलब समझाऊंगा। इन यूनिजन मतलब एक स्वर में एक साथ बोलना, अ ग्रेट बसल यानी कि भारी हलचल होना, अत्यधिक कहीं पे चहल पहल होना, रिप्रोच और सेल्फ विद मतलब स्वयं को धिक्कारना। अब ये कहानी में ये शब्द कैसे आएंगे, किस कारण से आएंगे, किस संदर्भ में आएंगे, ये हम आगे देखेंगे। तो ये यूरोप महाद्वीप का है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो अब यहां से हमारी कहानी, मेन कहानी शुरू होती है। क्या है, लेखक कह रहा है, कौन कह रहा है, लेखक खुद के बारे में कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मतलब मैंने स्कूल के लिए स्टार्ट किया था बहुत लेट, वेरी लेट यानी कि मैं स्कूल के लिए घर से निकला लेकिन बहुत लेट हो गया था मैं। दैट मॉर्निंग यानी कि उस सुबह में, उस सुबह, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत लेट निकला था, और वाज इन ग्रेट ड्रेड अभी वर्ड आया था, और मैं क्या था, इन ग्रेट ड्रेड मतलब बहुत भयभीत था, बहुत डर में था, अत्यधिक डर था मुझे। किस बात का, ऑफ अ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मतलब डांटना, तो मुझे डांट खाने का डर था, स्पेशली मतलब विशेष रूप से, बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड question us on participle and I did not know the first word about them। लेखक कह रहा है कि मैं स्कोल्डिंग यानी कि डांटने का डर था, स्पेशली किस बात के लिए डांट पड़ेगी, स्पेशली बिकॉज जो एम हेमल थे उन्होंने सेड ने कहा था, क्या कहा था, ही वुड यानी कि वो क्वेश्चन पूछेंगे, किस बात पर, पार्टिसिपल कृदंत जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जो किसी क्रिया के कारण किसी चीज की विशेषता बताती, विशेषण बताता है ना। ये अपन एडजेक्टिव फलान ढेंगे लास्ट में पढ़ेंगे, एक प्रकार की ग्रामर है, ये समझ लो। पार्टिसिपल मतलब ग्रामर का हिस्सा, जैसे कि एडजेक्टिव, वर्ब, सब्जेक्ट सब होता है ना, उसी प्रकार पार्टिसिपल होते हैं। ये हम ग्रामर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उन्होंने पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे, और उन्होंने कहा था कि मैं पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछूंगा, और लेखक कह रहा है कि आई डिड नॉट नो यानी कि मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, द फर्स्ट वर्ड मतलब मुझे एक अक्षर भी पता नहीं है, किसके बारे में, अबाउट देम, और पार्टिसिपल के बारे में मुझे आई का एक अक्षर भी नहीं आता है। फॉर अ मोमेंट यानी कि एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड एक क्षण के लिए मैंने सोचा, क्या सोचा, रनिंग अवे, अवे यानी दूर, रनिंग यानी भाग जाना, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं यहां से भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और क्या करूं, स्पेंड करूं, पूरे दिन को खर्च करूं या पूरे दिन को बिताऊं, कहां पे बिताऊं, आउट ऑफ डोर्स यानी कि घर से बाहर पूरा दिन बिताऊं, घर वालों को पता नहीं चलेगा अपना छोरा स्कूल गया है कि कहां गया है। इट वाज सो वार्म, वह दिन क्या था, बहुत गर्म था, गर्म से मतलब वो गर्म नहीं, अच्छा गुनगुना था, है ना। सो ब्राइट यानी कि एकदम सुहाना था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, बर्ड यानी पक्षी, चिरपिंग यानी चहचहा रहे थे। एट द एजेस ऑफ वुड्स, वुड्स यानी जंगल या पेड़, पहाड़ी, लकड़ी कुछ भी कह दो, तो पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द स्वामिल, नहीं हाँ, बैक ऑफ द सामिल द प्रशियन सोल्जर वेर ड्रिलिंग, और क्या कह रहा है कवि, द ओपन फील्ड यानी कि खुले मैदान में पीछे की तरफ क्या हो रहा था,
जो सा मिल है वहां पर, मतलब सा मिल के पीछे प्रशियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग करना मतलब सैन्य अभ्यास करना। जब हमारी सेना, किसी की भी आर्मी जब कहीं अभ्यास करती है तो उसे कहते हैं ड्रिल करना, है ना। तो वहां पे सेना ड्रिलिंग कर रही थी। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। और लेखक कह रहा है कि इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग, यानी कि ये बहुत ज्यादा लुभावना था, यह बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला था। किसके मुकाबले? रूल फॉर पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के रूल से ये बात कई गुना अच्छी लुभावनी मुझे लग रही थी, तो मैं वहां जाना चाह रहा था, सैनिकों को देखने भी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास ये ताकत थी, ये स्ट्रेंथ थी। किस बात की स्ट्रेंथ थी? टू रेजिस्ट, खुद को रोकने की मुझे, मेरे पास ये ताकत थी, मैंने खुद को रोका। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और हरिड यानी कि जल्दी करते हुए, भागते हुए मैं कहां गया? स्कूल गया। वेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं पास हुआ यानी कि वहां से गुजरा, कहां से? टाउन हॉल। टाउन हॉल जैसे अपनी नगर पालिका भवन होता है, हर शहर का एक मुख्य प्रशासनिक भवन होता है जहां पे सारी खबर आती है, सारी घोषणाएं की जाती है सरकारी, उसको हम कहते हैं टाउन हॉल। तो लेखक कह रहा है कि जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो बच्चों, जैसे अपने स्कूल पे सूचना देने का एक सूचना पटल होता है, उसे हम कहते हैं बुलेटिन बोर्ड, जहाँ पे सारी सूचना चिपकाई जाती हैं। तो उस टाउन हॉल सरकारी भवन था, तो सरकार की तरफ से जितनी भी घोषणाएं होती, जितनी भी खबर आती, वो वहां पे चिपका दी जाती, तो लोग वहां पे जाके पढ़ लेते कि देश में क्या चल रहा है। तो वहां पर उस दिन उस बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या थी? क्राउड। क्राउड थी, कहां पे थी? इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड, बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर, यानी कि पिछले 2 साल से, ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। लेखक कह रहा है कि पिछले 2 साल से हमारी सभी बेड न्यूज, जितनी भी बेड न्यूज है वो कहां से आ रही थी? कम फ्रॉम देयर, उसी सूचना पटल से हम सारी बुरी खबर पढ़ रहे थे। 2 साल से बुरी खबर क्यों पढ़ रहे थे बच्चों? तो अभी बताया मैंने कि 1870 से 1871 2 साल तक प्रशिया और फ्रांस में युद्ध चला, और ज्यादातर युद्ध फ्रांस ने हारे थे उस समय। तो सारी बुरी खबरें उसके हारने की जितनी भी थी, वो उसी नोटिस बोर्ड पर चिपकी मिलती थी उनको, और वहीं से खबर आती थी। तो लेखक ने सोचा कि आज भी शायद हो सके कुछ ना कुछ खराबी हुआ हो, जब इतनी जनता इकट्ठी हो रही है। द लॉस्ट बैटल, कौन कौन सी खबर आती थी? कम फ्रॉम देयर द लॉस्ट बैटल। बैटल यानी युद्ध, यानी कि लड़ाई, लॉस्ट यानी हारी हुई, तो हारी हुई लड़ाइयां। द ड्राफ्ट यानी कि सरकारी घोषणाएं, यानी यहाँ पे सरकारी ड्राफ्ट का मतलब सरकारी भर्ती, है ना। वैसे ड्राफ्ट का मतलब है कोई प्रारूप तैयार करना होता है जो हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्राफ्ट का मतलब है भर्ती। जो सेना में अर्जेंट भर्ती होती है, जैसे लड़ाई के समय सेना की जरूरत पड़ती है, तो जब भर्ती होती सरकारी सेना में, उसको हम कहते हैं द ड्राफ्ट। तो द ड्राफ्ट की खबर भी वहीं से आती थी। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांड देने वाले बड़े अधिकारी होते थे, उनकी उनके जो ऑर्डर होते थे वो भी वहीं पे चिपकाए जाते थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मैंने खुद ने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि मैंने खुद ने सोचा विदाउट स्टॉपिंग, मतलब स्टॉप नहीं, रुका नहीं मैं भीड़ के पास, मैं दौड़ता ही रहा, और दौड़ते दौड़ते मैंने मन ही मन सोचा। क्या सोचा? व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, यानी कि नाउ यानी अब, क्या मैटर हो सकता है, अब क्या मैटर हुआ होगा, अब क्या घटना हुई होगी कि लोग इतने इकट्ठे हो रहे हैं बुलेटिन बोर्ड के सामने। ऐसा लेखक को लगा कि यार अब क्या हुआ होगा कि लोग सब इतने इकट्ठे हो गए। देन एस आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, उसके बाद मैं और जल्दी जल्दी भागा, जितना फास्ट में भाग सकता था, या जितना फास्ट में जा सकता था, गो यानी कि जा सकता था। तो मैं और तेज तेज भागने लगा और स्कूल पहुंचने लगा, क्योंकि स्कूल तो लेट हो गया था। आगे लेखक कह रहा है द ब्लैक स्मिथ, बच्चों जो गोल्ड का काम करता है उसे हम कहते हैं गोल्ड स्मिथ, मतलब जो सोने की कारीगरी करे वो गोल्ड स्मिथ, और जो लोहे की कारीगरी करे उसे कहते हैं ब्लैक स्मिथ। क्यों? क्योंकि लोहे का कलर, जब लोहे को अपन खदान से खोद के निकालते हैं और वो मशीन के कच्चा माल के रूप में आता है, तो लोहे का कलर काला होता है, जब तक उसकी कोई सामान हम बनाते नहीं है, तो आमतौर पर लोहा काला होता है। और लोहे के काम करने वाले को कहते हैं हम लोहार, और अंग्रेजी में कहते हैं उसे ब्लैक स्मिथ। तो द ब्लैक स्मिथ वाक्टर,
है ना। ये वाचर भी पढ़ने में आता है हमारे इसमें, लेकिन इसको पढ़ते हैं वाक्टर। तो ब्लैक स्मिथ का नाम था वाक्टर। तो जो लोहार था वाक्टर, हु वाज देयर, जो कि वहां पे था, किसके साथ था, विथ हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस बच्चों में होते हैं जो किसी के साथ कोई काम सीख रहे होते हैं, शिष्य होते हैं ना। वैसे स्टूडेंट भी कह सकते हैं, लेकिन अप्रेंटिस जो किसी के साथ कारीगरी सीखता है, कोई भी काम सीखता है, तो वो अप्रेंटिस होता है। तो वो भी वहां पे था उसके अप्रेंटिस के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, और वो भी दोनों बुलेटिन पढ़ रहे थे। उसने कॉल्ड आफ्टर मी, और उसने मुझ पर कॉल किया। कॉल्ड यानी कि उसने मुझे पुकारा, मी यानी मुझे पुकारा। क्या बोला पुकार कर वो, डोंट गो सो फास्ट, मतलब इतने फास्ट मत जाओ। बच्चा जो हाँफता हुआ दौड़े दौड़े भागे भागे जा रहा था, लोहार समझ गया था कि बच्चा स्कूल लेट हो गया है, तो बच्चे से कह रहा था कि बच्चे तुम इतना जल्दी मत जाओ, तुम आराम से जाओ। क्यों कह रहा था वो, है ना, डोंट गो फास्ट बब। ये बब बेबी वाला बब नहीं है बच्चों, बब को मतलब होता है छोटा बच्चा। जैसे हम अनौपचारिक रूप से कहते थे कि अरे दोस्त, अरे मेरे फ्रेंड, अरे मेरे मित्र, तो अनौपचारिक रूप से जब बच्चे को, छोटे बच्चे को हम बब कह सकते हैं। बब मतलब छोटे बच्चे, या बच्चे भी कह सकते हैं। तो डोंट गो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो कह रहा है कि इतने फास्ट मत जाओ, यू विल गेट योर स्कूल, तुम तुम्हारे स्कूल पहुंच जाओगे प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी यानी बहुत सारा, शेष रहते हुए, क्या शेष रहते हुए, टाइम, बहुत सारा समय बस शेष रहते हुए ही तुम स्कूल पहुंच जाओगे, इतनी जल्दी दौड़े दौड़े मत जाओ। आई थॉट, मैंने सोचा, लेखक कह रहा है कि मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा, मेकिंग फन यानी कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, किसका, ऑफ मी यानी कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैंने ऐसा सोचा, क्यों, क्योंकि लेखक को खुद पता है कि यार स्कूल में मैं वैसे बहुत लेट हो गया हूं, और ये लोहार तो कह रहा है कि तुम जल्दी जल्दी मत जाओ, आराम से जाओ, बहुत समय शेष रहने के बाद भी तुम स्कूल पहुंच जाओगे। तो कैसे पहुंचूंगा, वैसे ही बहुत लेट हो गया हूं मैं। तो उसे लगा कि यार ये मुझसे मजाक कर रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं लेट हो गया हूं इस कारण से। एंड रिच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और इसी प्रकार वो रिच यानी पहुंचना, और रिच यानी कि पहुंच गया। कहां पहुंचा, मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन, जो उसका टीचर था जिसका नाम था मिस्टर हेमल, स्कूल के पास ही उनका घर था, और वहां पर उनका एक लिटिल गार्डन यानी कि छोटा सा बगीचा था, और इसी बीच वो उनके मिस्टर हेमल के छोटे गार्डन तक पहुंच गया। कैसे पहुंचा, आउट ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, और आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब है कि उसकी सही से सांस भी नहीं आ पा रही थी, बिल्कुल वो हाँफता हुआ जा रहा था। तो इस प्रकार वो लिटिल गार्डन तक पहुंच गया बिल्कुल हाँफते हुए। गार्डन तक पहुंच गया मतलब वो स्कूल के बहुत करीब पहुंच गया था, वहीं पे गार्डन के पास स्कूल था। अब यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, यूजुअली यानी कि आमतौर पे या सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगन यानी कि जब भी स्कूल बिगन यानी कि शुरू होता है, तो आमतौर पे जब स्कूल शुरू होता है सुबह, तो क्या होता है, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल। बच्चों आपने देखा होगा जब स्कूल शुरू होता है तो कितनी हलचल होती है, गाड़ी आ रही है, वो बच्चे को उतार के जा रही है, वो हॉर्न बजा रही है, वो हॉर्न बजा रही है, बच्चे आ रहे हैं, भीड़ हो रही है, तो मतलब काफी हलचल रहती है, शोर शराबा रहता है, छोटे बड़े बच्चों का, वाहनों का, सब चीजों का। स्कूल के सामने शोर शराबा स्कूल जब लगता है तो होता ही होता है, जो कि हम उसे दूर से सुन सकते हैं थोड़ा सा, क्या शोर शराब हो रहा है। तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, तो आमतौर पे जब स्कूल शुरू होता है तो वहां पे बहुत शोर शराबा हो रहा होता है। बसल यानी कि शोर शराबा, ग्रेट बसल यानी कि बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि कुड बी हर्ड यानी कि सुना जा सकता था, हर्ड यानी सुनना, हियर्ड यानी सुना जाना, जो कि सुना जा सकता था आउट इन द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट है जो उसके बाहर वाली गली है, वहीं से इस आवाज को सुना जा सकता था। इतनी तेज ये आवाज, ये हलचल होती थी। द ओपनिंग एंड, काय की आवाज आती थी, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जैसे बच्चे स्कूल में बैठते हैं तो सारे बच्चे अपने डेस्क इधर उधर खींचते हैं, एक डेस्क को ओपन कर रहा है, एक खोल रहा है, कोई बंद कर रहा है,
डेस्क को कुर्सियां इधर उधर खिसकाते हैं तो डेस्क को खोलना बंद करना, ये आवाजें उसमें से आती जाती रहती थी। और क्या आती थी, यदि बच्चा लेट हो गया है या बच्चे सुबह सुबह पढ़ रहे हैं तो वो क्या करते हैं, लेसन को रिपीट करते हैं। सारे बच्चे अपने लेसन को याद करते हैं ताकि मास्टर पूछे तो कूट ना खानी पड़े। तो लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, सारे बच्चे अपने लेसन को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, बार बार याद करते दोहराते हैं। कैसे दोहराते हैं, इन यूनिसन। यूनिसन यानी कि एक लय में, एक आवाज में सारे बच्चे अपने लेसन को रिपीट करते हैं। और वेरी लाउड यानी कि बहुत तेज आवाज में वो बच्चे, छोटे बच्चे चिल्लाते हैं और अपने लेसन को रिपीट करते हैं। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर। और क्या करते बच्चे, विथ आवर हैंड, दोनों हाथों को, हैंड्स को, ओवर आवर ईयर, दोनों हाथों को कानों पर लगा लेते हैं बच्चे। क्यों लगा लेते हैं बच्चे, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि वो जो बात अपने मन मन में रिपीट कर रहे हैं वो अच्छे से समझ पाए। क्योंकि हर बच्चे को अपना लेक्चर, अपना लेसन टीचर के आने से पहले याद करना होता था, रिपीट करना होता था। तो सारे बच्चे जोर जोर से चिल्लाते और रिपीट करते, लेकिन खुद भी रिपीट करते तो उनके कान में आवाज आती, तो वो क्या करते, अपने कान बंद कर लेते और खुद जोर से बोल बोल के अपने लेसन को रिपीट करते, ताकि वो अंडरस्टैंड बेटर, वो बेटर तरीके से अपने लेसन को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, है ना। ये छोटे बच्चों वाली हरकत है ना, वो करते ज्यादा। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रेपिंग, और टीचर आता है क्लास में तो क्या करता है, उसके पास क्या होता है, ग्रेट यानी कि बड़ा, रूलर यानी कि डंडा, है ना, मोटा मोटा डंडा होता है उसके पास, लोहे का मान लो, लकड़ी का मान लो, किसका मान लो। और वो क्या करता है, उसको रेपिंग, रेपिंग यानी खट खट खट, टीचर आता तो बजाता है, अपने स्कूल में आज भी बजाता है, छोटे थे तब भी बजाता, बच्चे शोर करते तो टीचर क्या करता है, खट खट खट, बच्चों बच्चों सुनो, आवाज मत करो, ऐसे चिल्लाता है टीचर। तो उसे कहते हैं ग्रेट रूलर यानी कि बड़ा सा डंडा, उसको क्या करता है, रेपिंग यानी कि खट 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 बजाता है। किस पर, ऑन द टेबल, टेबल पर। तो ये सारी आवाज आती है। एक बार फिर से, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है तो वहां पर बहुत हलचल होती थी, जिसको दूर स्ट्रीट से, गली से सुन सकते थे। टेबल, डेस्क के ओपन होने की और क्लोज होने की आवाज आती थी। लेसन बच्चे रिपीट करते थे, एक आवाज में वो आती थी, बहुत तेज आवाज आती थी। वो अपने हाथों को अपने कानों पर लगा लेते थे अच्छे से समझने के लिए। और टीचर का जो बड़ा सा डंडा है उसको टीचर खट 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 कर कर टेबल पर बजाता था। ये आवाज आम तौर पर, यूजुअली आम दिनों में ऐसी आवाज आया करती थी जब स्कूल शुरू होता था। बट नाउ, लेकिन अब या इस समय क्या हो रहा था, जब लेखक पहुंचा तो उसने देखा, बट नाउ इट वाज ऑल ऑफ सो स्टिल, लेकिन अब तो, ये इस समय, इट वाज ऑल सो स्टिल यानी कि ये तो बहुत शांत था माहौल, आज तो बिल्कुल उलट, जो शोर शराबा हो रहा था वो तो कुछ नहीं हो रहा है, और आज पूरा माहौल क्या है, शांत है, स्टिल यानी कि शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन, आई यानी मुझे, हेड काउंटेड ऑन की भरोसा था। अभी ये वर्ड आया था ना वहां पे, नोटिस में देखा था, तो मुझे भरोसा था, है ना, इस वर्ड को ध्यान से रखना है, वहां पूछा गया है। ये भी था, इन यूनिजन ये भी था, है ना, दो वर्ड तो आ गई ना। हाँ, एक वो ग्रेट बस्टल भी आ गया शायद, है ना, वो छूट गया कहीं, क्या पीछे रह गया शायद, है ना। तो काउंटेड ऑन, चलो ढूंढ लेंगे उसको। तो क्या था, आई हैड काउंटेड ऑन, यानी कि लेखक कह रहा है कि मुझे भरोसा था। किस बात का भरोसा था उसे, द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मतलब मुझे भरोसा था कि मैं पहुंच जाऊंगा। कहां पहुंच जाऊंगा, मेरी डेस्क पर, विदाउट बीइंग सीन यानी कि बिना किसी को दिखे। देखिए समझाता हूं, अक्सर होता क्या है कि जब टीचर तो लेखक को भरोसा, क्या भरोसा था लेखक को, आई हैड काउंटेड ऑन यानी कि मुझे भरोसा था, किस पे भरोसा था, काउंटेड ऑन द कमोशन। कमोशन का मतलब ये बच्चों शोर शराबा ही है ना, तो लेखक को उस शोर शराबे पे भरोसा था कि यार यहाँ पे शोर शराबा हो रहा होगा और किसी का किसी की तरफ ध्यान नहीं रहेगा और मैं गुपचुप जाके अपने टेबल पे बैठ जाऊंगा।
गेट खोलूंगा, टीचर का ध्यान भी मेरी तरफ नहीं होगा और गुपचुप जाऊंगा और अपने टेबल पे बैठ जाऊंगा। तो आई हैड काउंटेड, मुझे भरोसा था किस पे, ऑन द कमोशन, मुझे शोर शराबे पे भरोसा था। और क्या करूंगा मैं, टू गेट टू माई डेस्क, मैं अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाऊंगा। तो उसको भरोसा था कि वो उसके डेस्क पर चला जाएगा, विदाउट बीइंग सीन, यानी कि बिना किसी को दिखे। लेकिन हुआ क्या, शोर शराबा तो था नहीं, सब शांत बैठे थे। बट ऑफ कोर्स, यानी कि दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, लेकिन उस दिन एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट, यानी कि उस दिन एवरीथिंग इस प्रकार क्वाइट, यानी कि एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी कि उस दिन सब कुछ इतना क्वाइट था, इतना शांत था, जितना कि संडे की सुबह को होता है। संडे की मॉर्निंग को स्कूल कोई जाता नहीं है, सब कुछ माहौल शांत होता है, उसी प्रकार की शांति उस दिन भी वहाँ पर थी। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, थ्रू द विंडो यानी कि विंडो से, आई सा मैंने देखा मेरे क्लासमेट्स को, जो मेरे क्लास के मित्र हैं, मेरे सहपाठी, मैंने उनको विंडो से देखा। क्या था, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वो पहले से ही अपनी जगह पे बैठे हुए थे, उनकी प्लेस पे ऑलरेडी बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप, और जो एम हेमल थे वो वॉकिंग अप यानी कि वॉकिंग कर रहे थे, घूम रहे थे क्लास में। वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और वो क्लास में वॉकिंग कर रहे थे अप एंड डाउन, यानी कि हाथ ऊपर नीचे करते हुए, और उनके हाथ में क्या थी, टेरिबल आयरन रूलर, यानी कि दुखदाई या भयानक, आयरन यानी कि लोहे की, रूलर यानी कि डंडा कह दो, छड़ी कह दो, कुछ भी कह दो, या पट्टी कह दो, है ना। आयरन रूलर था उनके हाथ में, कहाँ पे था, अंडर हिज आर्म, उनके हाथों पर नीचे की तरफ लटका हुआ एक आयरन की पट्टी थी, डंडा था, और वो अपने हाथों को हिलाते हुए इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, आई हैड टू ओपन यानी कि मुझे दरवाज़ा खोलना था, ओपन द डोर यानी कि डोर ओपन करना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे हर किसी के सामने से होकर वहाँ से गुजरना था। सब लोग मुझे देख रहे थे, देखने वाले थे, ये बात मैं जान चुका था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्रिटेंड आई वॉज, तो लेखक कह रहा है कि यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ब्लश्ड यानी कि कितना शर्माया हुआ होगा। जैसे देखता है ना कि आधी क्लास हो जाए और अपन क्लास में लेट जाओ और सारे लोग अपनी तरफ देखे तो अपने को कितनी शर्म आती है, क्या तू कहाँ रह गया था महाराज, अब स्कूल पहुँच गया है तू तो हमें भी कितनी शर्म महसूस होती है, मतलब शर्म भी महसूस होती है और साथ ही साथ हमें डर भी लगता है कि यार भाई साहब आज तो टीचर या तो मुर्गा बनाएगा या बहुत कूटेगा कि तू इतना लेट क्यों आया। आजकल तो बच्चे स्कूल में चीज़ें हट गई है, हमारे ज़माने में बहुत होता, बहुत मार पड़ती थी, टीचर डंडा लेके खड़ा, 4 डंडे के हाथों में पड़ती थी, उसके बाद सीट पे बिठाया जाता था यदि लेट हो गए तो, और मार खाने का भी डर, घबराहट भी, और साथ में शर्म भी आती थी कि चलो अपने क्लासमेट है ये क्या कहेंगे, तो शर्म भी आती थी। तो लेखक कह रहा है कि यू कैन इमेजिन, तुम इसकी इमेजिन कर सकते हो, तुम कल्पना कर सकते हो कि हाउ आई वॉज ब्लश्ड, मैं कितना शर्माया हुआ था होगा, और हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, मैं कितना घबराया हुआ होगा, कितना भयभीत होगा मैं, ऐसा लेखक कह रहा है। तो ये लोहार का चिन्ह है जो लोहार बच्चे को बोल रहा था, है ना, यही से बनाई हुई कि बच्चे तुम लेट नहीं होंगे, तुम टाइम से पहुंच जाओगे, इतना जल्दी जल्दी मत भागो। तो ये लोहार की इमेज बनाई हुई है ना बुक में नहीं अपनी। और ये वो जो सेना ड्रिलिंग कर रही थी और बच्चा उनको देखकर लुभावनापन उसे लग रहा था, उसकी इमेज है। और ये बच्चा जो भागता हुआ जा रहा था और सारे लोग नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस पढ़ रहे थे। अब नोटिस में क्या लिखा था ये बात हम आगे करेंगे। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, बच्चा नोटिस बोर्ड के पास से होकर गुजरा। अगला है
तो वो कह रहा है कि मुझे सबके पास से गुजरना था, और आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्माया और कितना डरा हुआ होगा, लेकिन फिर भी डरते हुए लेखक ने अंदर एंट्री की स्कूल में। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन नथिंग यानी कि कुछ नहीं, हैपन्ड यानी कि हुआ, लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं गया तो किसी ने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, ना ही मुझे टीचर ने डांटा। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हेमल सा मी, मिस्टर हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड, और उन्होंने कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही दयालुतापूर्वक। जो टीचर आमतौर पर डंडे ही मारा करता था, बहुत खूंखार था, डरावना था, गुस्सेल प्रकृति का था, हमेशा चिड़चिड़ा रहता था, वो भी कैसे, वेरी काइंडली, बहुत विनम्रता से, बहुत प्रेम से, आदर के साथ, कोमलता के साथ वो बोला। क्या बोला लेखक से? गो टू योर प्लेस क्विकली, क्विकली यानी कि तुरंत या जल्दी जल्दी, गो यानी कि जाओ तुम्हारी प्लेस पर, तुम्हारी जगह पर जाकर जल्दी जल्दी बैठ जाओ। लिटिल फ्रांस, हे लिटिल फ्रांस, जल्दी जल्दी जाकर तुम्हारी जगह पर बैठ जाओ। वी वेर बिगिनिंग विदाउट यू, तुम तो लेट हो गए थे और हम तुम्हारे बिना ही, विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही, वी वेर बिगिनिंग यानी कि हम शुरुआत कर रहे थे, क्लास की शुरुआत हम तुम्हारे बिना ही कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैंने जंप लगाया, किस पर? बेंच के ऊपर जंप लगाया और मेरी डेस्क पे जाकर बैठ गया। जैसे बच्चे करते ना, जो बेंच रहती है उस पर हाथ रखा और इधर से छलांग मार के बैठ, छोटे बच्चे आमतौर पे, और डेस्क पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आर teacher had on his beautiful green coat, his trilled shirt and the little black silk cap all embroidered, है ना। चलो ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाए, चलो एक एक समझाता हूँ। When I had got a little over my fright, यानी कि जब तक कि मैं मेरे खुद के ऊपर, मेरे डर के ऊपर छोटा सा भी कंट्रोल कर पाता, या जब तक मैंने हल्का सा उसे कंट्रोल किया मेरे डर को, इस डर के माहौल में उसको कंट्रोल करते करते मैं ये भी नहीं देख पाया, क्या नहीं देख पाया? डिड आई सी, मैं ये भी नहीं देख सका कि क्या मैंने यह भी देखा, क्या? दैट आवर टीचर, कि हमारे जो मास्टर साहब है वो, हेड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, आज उन्होंने उनका ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी जो फ्रिल्ड यानी कि जो झालरदार शर्ट है, जैसे कई सारे लोग जो शर्ट पहनते हैं ना उसमें नीचे झालर रहती है छोटी छोटी, तो उनकी ऐसी झालर वाली शर्ट उन्होंने पहनी हुई है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी जो छोटी सी काली टोपी है, सिल्क यानी कि रेशम की जो टोपी है वो उन्होंने पहन रखी है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ये सभी क्या थे? कढ़ाईदार थे, है ना, नक्काशीदार थे। दैट ही नेवर वर एक्सपेक्ट ऑन इन्फेक्शन एंड फ्राइज डे बिसाइड, तो लेखक कह रहा है कि ये सब चीज़ें जो लेखक ने पहनी थी, टीचर ने, वो आम दिनों पे डेली नहीं पहनते। जैसे अपन कई मेहमान जा रहे हो तो सज धज के नए कपड़े पहन के जाते हैं, और नए टोपी, वो भी चश्मा वश्मा लग, बिल्कुल हीरो बन के। आम दिनों में तो व्यक्ति हीरो बन के घूमता नहीं है। कोई शादी हो, त्यौहार हो, मांडा शादी कुछ भी हो, तो व्यक्ति ऐसा सजता है। तो लेखक ने सोचा कि यार अपना टीचर आज सज धज के आया है, ये ऐसा आम दिनों में तो सज धज के नहीं आता है, आज ना तो त्यौहार है ना ही कोई कार्यक्रम है, फिर ऐसा क्या हुआ कि अपना टीचर आज ऐसा सज कर आया है। तो उसके मन में थोड़ा डाउट तो पैदा हुआ। तो लेखक कह रहा है कि ये सब उन्होंने पहना था, और वो कह रहा है कि दैट ही नेवर वर एक्सपेक्ट, ये सब चीज़ें नेवर यानी कि वो कभी नहीं वॉर यानी पहनते हैं, ये चीज़ें वो कभी नहीं पहनते हैं। एक्सपेक्ट यानी कि सिर्फ इंस्पेक्शन जब करना हो, है ना, इंस्पेक्शन यानी कि जब वो निरीक्षण करते हैं तब पहनते हैं। प्राइज डे जब इनाम की दिया जाता है तब पहनते हैं। बिसाइड्स यानी कि इनके अलावा वो ये चीज़ें कभी, बिसाइड यानी कि इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा, किसके? इंस्पेक्शन और प्राइज के अलावा, बिसाइड यानी अलावा, इनके अलावा वो चीज़ें कभी नहीं पहनते इस प्रकार के कपड़े। द होल स्कूल सिम्ड टू, और जो सारा का सारा स्कूल है, पूरा का पूरा स्कूल, वो कैसा? सिम्ड टू यानी कि कैसा दिख रहा था, कैसा लग रहा था?
स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी कि बहुत ही गंभीर लग रहा था, बहुत चिंतित मुद्रा में पूरा स्कूल लग रहा था, बड़ा अजीब लग रहा था। एंड सोलेमन यानी कि बहुत गंभीर लग रहा था, बहुत शांत लग रहा था पूरा स्कूल। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, तो यह जब तक तो कहानी खत्म हुई कि लेखक को स्कूल बड़ा अजीब और बड़ा गंभीर लग रहा था, विचित्र लग रहा था। लेकिन बट द थिंग, लेकिन एक चीज दैट सरप्राइज्ड मी, जिसने मुझे सरप्राइज कर दिया, जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया, वो क्या थी? मतलब जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, है ना। आश्चर्य तो उसे कई बातों का लगा कि यार आज माहौल शांत है तो क्यों है, टीचर ने नए कपड़े पहने तो क्यों है, लेकिन ये भी वो बात पचा गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य उसे किस बात का हुआ? दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, उन्होंने क्या देखा? ऑन द बैक बेंचेस, जो बैक बेंच होती, जो क्लास में जो पीछे की बेंच होती हैं, उन पर कौन बैठा हुआ था? द बैक बेंचेस दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे की बेंच जो कि हमेशा खाली रहती थी, वहाँ पे बच्चा कोई नहीं बैठता था, वो हमेशा एम्प्टी यानी कि खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, विलेज के पीपल यानी कि विलेज के लोग, गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली, वहाँ पे बैठे हुए थे, क्वाइटली यानी कि शांतिपूर्वक, वो भी शांति से बैठे हुए थे। लाइक आवर सेल्व्स, जिस प्रकार हम बच्चे सब शांति से बैठे थे गंभीर मुद्रा में, ऐसे गांव के पीपल, गांव के लोग भी उन पीछे की बेंच पर बहुत ही शांति की मुद्रा में बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर, है ना, अभी हाउजर व्यक्ति का नाम कह लो या फ्रांस की एक जाति है उसका भी उपनाम है ना, मतलब एक जाति का नाम है हाउजर। तो वहाँ पे कौन कौन बैठा था? बूढ़ा हाउजर बैठा हुआ था, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, किसके साथ बैठा था? उसकी 3 कोनों वाली, कॉर्नर यानी कि कोने, 3 कॉर्नर, 3 कोनों वाली उसकी हेड, टोपी के साथ बैठा हुआ था, मतलब टोपी लगाकर बैठा था, है ना, टोपी के साथ मैंने टोपी लगाकर, 3 कोनों वाली टोपी, चित्र में दिखाई गई, देखो 3 कोनों वाली टोपी लगा के वो बैठा था ये। और क्या है? इसके हाथ में किताब है, कॉपी है, चश्मा लगाया है, और क्या है? इसने 3 कोनों वाली टोपी पहनी हुई है। तो एक तो हाउजर बैठा हुआ था 3 कोने वाली टोपी के साथ, द फॉर्मर मेयर, और जो पूर्व मेयर था गांव का वो बैठा हुआ था, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठा हुआ था, फॉर्मर यानी कि पूर्व, जो अब रिटायर हो चुके हैं, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर था, एंड सेवरल अदर्स, और भी अन्य कई लोग भी वहाँ पे बिसाइड्स यानी कि पीछे की तरफ बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, यानी कि एवरीबडी यानी कि हर कोई दिखाई दे रहा था कैसा? सैड, सैड यानी कि दुखी, हर कोई दुखी लग रहा था, चिंतित लग रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउजर था वो क्या लाया था साथ में? ब्रॉट यानी कि लाया था, क्या लाया साथ में? एन ओल्ड प्राइमर। तो आपने सुना होगा छोटी कक्षा को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी के बच्चे। प्राइमरी के बच्चे मतलब प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे, और प्राथमिक कक्षा कह दो या प्राथमिक पुस्तक कह दो। प्राथमिक कक्षा, प्राथमिक पुस्तक उन पुस्तकों को, उन कक्षाओं को कहते हैं जिसमें हमें प्रारंभिक ज्ञान, प्राथमिक ज्ञान मिलता है, अक्षर लिखने पढ़ने का ज्ञान, आ ब स ABCD हम सीखते हैं। ऐसी कक्षाओं को या ऐसी पुस्तकों को हम प्राथमिक पुस्तक या प्राथमिक कक्षा या प्रारंभिक पुस्तक या प्रारंभिक कक्षा कहते हैं। अंग्रेजी में हम कहते हैं प्राइमरी यानी कि प्राथमिक। और ऐसे ही बचपन की एक अक्षर वाली किताब वो हाउजर साथ में लाया था, जिसको हम कहते हैं ओल्ड प्राइमर। तो प्राइमर का मतलब है प्रारंभिक अक्षर ज्ञान वाली पुस्तक। कैसी थी वो बुक? थम्ब्ड एट द एजेस, ये उस पर आया है बच्चों, वहाँ पे थम्ब्ड एट द एजेस उस शब्द में पूछा गया है। जो किताबें हम सालों साल उपयोग करते हैं तो उनके किनारे मुड़ जाते हैं। कैसे? हम यूँ से थूक लगाते गाँव में लोग, और ऐसे मैं समझाता हूँ आपको कैसे। ये बुक है, अब इसको यहाँ से किनारे से यूँ पकड़ के मोड़ते हैं तो इसके किनारे ऐसे मुड़ जाते हैं। ऐसे थंब लगा के मोड़ा, इस पन्ने को मोड़ा, इस पन्ने, तो ये थंब लगाने से, अंगूठा लगाने से किनारे मुड़ते रहते हैं सालों साल। तो ऐसे उसकी पुरानी बुक थी वो। तो उसके थम्ब्ड ऑन द एजेस यानी कि उसकी किनारों पर थंब लगने से उसके किनारे मुड़ चुके थे। तो थम्ब्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी। इस बुक को उसने क्या किया था? ओपन कर लिया था। कहाँ पर रखकर? हिज नी, नी यानी कि घुटने। उसने इस पुस्तक को अपने घुटनों पर रखकर ऐसे बैठा था, वो ऐसे घुटनों पर खोल के रख लिया था और ओपन कर लिया था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स
लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और इसमें हालांकि चित्र में यहाँ दिखा रखा है, लेकिन शब्दों से अर्थ निकल रहा है कि वो उस पुस्तक के ऊपर उसके जो बड़े बड़े चश्मे थे वो रखे हुए थे उसके पेज के ऊपर। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, उस जब मैं इस सब के बारे में वंडरिंग यानी कि मन ही मन सोच रहा था, अबाउट इट ऑल, इन सब चीज़ों के बारे में जब मैं मन ही मन सोच रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, हमारे मास्टर ने एम हेमल ने उनकी चेयर निकाली और एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही, चेयर निकाली और चेयर पर बैठ गए और क्या बोले वो, इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और वो बड़ी ही कोमल और स्वाभाविक वाणी में बोले। क्या बोले, टोन यानी कि वाणी बोले, टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड माई चिल्ड्रन, हाँ वो बोले, क्या बोले, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, वो अपनी कोमल और स्वाभाविक शांतिमय वाणी के साथ बोले। क्या बोले, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, द लास्ट लेसन। क्या मतलब, चैप्टर का नाम भी इसी से आया है हमारा, है ना। दिस इज द लास्ट लेसन है ना, यहाँ से द लास्ट, अरे यार ये गड़बड़ हो रहा है ना, द लास्ट लेसन, दिस इज द लास्ट लेसन। ये क्या है बच्चों, टीचर ने बोला, टीचर कुर्सी चेयर पर बैठा और बोला कि बच्चों दिस इज द लास्ट लेसन, यह आखिरी लेसन है, आखिरी पाठ है या अंतिम पाठ है या आखिरी सबक है, कुछ भी कह लो। आई सेल गिव यू, फिर से बोला, ही सेड, उसने क्या कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह लास्ट लेसन है, आई सेल गिव यू, जो कि मैं, गिव ने दूंगा, यू ने तुम्हें, ये आखिरी पाठ है बच्चों जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मतलब इसके बाद मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा टीचर ने बोला। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, अभी मैंने आपको बताया था जर्मनी युद्ध में जीत गया था, फ्रांस हार गया था और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, तो सारे ऑर्डर कहाँ से आएंगे, बर्लिन से आएंगे। तो बर्लिन से ऑर्डर आए हैं, जर्मनी की राजधानी से बर्लिन से ऑर्डर आया है, ऑर्डर हैज कम यानी कि ऑर्डर आया है, कहाँ से आया है, फ्रॉम बर्लिन। क्या ऑर्डर आया बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन, टीच यानी पढ़ाई जाएगी, ओनली यानी सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी फ्रांस में, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ, कहाँ के स्कूल में पढ़ाई जाएगी, अल्सास एंड लोरेन, अल्सास जिला और लोरेन जिले, इन दोनों जिलों में जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इन दोनों जिलों में जिन पे फ्रांस हार गया था और जर्मनी के प्रशिया ने कब्जा कर लिया था, इन दोनों जिलों में अब अल्सास और लोरेन में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी स्कूलों में। यह ऑर्डर बर्लिन से आया था। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और लेखक कहता है कि नया मास्टर आएगा कब, टुमारो यानी कि अगले दिन नया मास्टर आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और लेखक कहता है कि फ्रेंच भाषा का दिस इज योर लास्ट लेसन, ये तुम्हारा लास्ट लेसन है, किसका, फ्रेंच लेसन, फ्रेंच भाषा का। आज जो तुम्हारी मातृभाषा है, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, किसी की मान लो मराठी है, तमिल की तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ऐसे हमारे राज्य में सबकी मातृभाषा अलग अलग। तो कहा कि आज तुम्हारी जो मातृभाषा है फ्रेंच, ये उसका लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, तो मैं तुम्हें वेरी अटेंटिव यानी कि बहुत ध्यानपूर्वक, अटेंशन यानी कि ध्यान, अटेंटिव यानी कि ध्यानपूर्वक, ये मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, है। आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव यानी कि तुम मेरी तरफ इसको पूरे ध्यान से देखो, या मैं तुम्हारा पूरा ध्यान चाहता हूँ। तो क्या कहा लेखक ने,
टीचर ने कहा कि बच्चों ये आज लास्ट लेसन है जो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया है कि अब सारे स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी। कौन से? अल्सास और लोरेन के ज़िलों में। तो जर्मन पढ़ाने के लिए नया मास्टर अगले दिन आएगा और ये तुम्हारा फ्रेंच भाषा का आज लास्ट दिन है, इसलिए तुम पूरे ध्यान मेरी तरफ दो। तो इस प्रकार टीचर क्लास में बच्चों से बात कर रहा है और सारे गांव के लोग भी बैठे हुए हैं और बच्चे भी बैठे हुए हैं। What a thunderclap these words were to me। अब लेखक स्कूल में आया और बेटा लेखक उस समय छोटा बच्चा था, तो जैसे उसने सुना उसके तो जैसे परखच्चे उड़ गए, उसके तो जैसे कान ही खड़े हो गए, है ना, जैसे भूकंप आ गया, उसके ऊपर तूफान आ गया हो। थंडर क्लेप जैसे कि बिजली कड़कड़ाकर अचानक कैसे गिरती है, कड़र होकर, ऐसा लेखक को महसूस हो गया। और भाई साहब ये क्या हो गया, मतलब लेखक को ऐसा अनहोनी जैसा महसूस हुआ कि कोई वज्रपात उसके ऊपर हो गया हो, कोई पहाड़ उसके ऊपर टूटकर गिर पड़ा हो, ऐसा लेखक को महसूस। थंडर क्लेप का मतलब होता है बच्चों, जब बादल गड़गड़ाते हैं, गरजते ही बिजली गिरती है, तो उसे कहते हैं थंडर क्लेप। क्या कहते हैं? थंडर क्लेप, है ना। तो ये जो शब्द थे देज वर्ड्स वेर टू मी, ये वर्ड लेखक को थंडर क्लेप की तरह लगे, बिजली की तरह कड़कते हुए लगे, विस्फोट की तरह लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि ये क्या बोल दिया अपने टीचर ने कि भाई साहब आज के बाद मैं तुमको फ्रेंच नहीं पढ़ाऊंगा, अब से तुम्हें जर्मन में पढ़ना होगा। और जर्मन तो किसी को आती ही नहीं, वो तो अपने देश की भाषा है ही नहीं, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, सीखेंगे, और उसको पढ़ेंगे तो फिर अपनी फ्रेंच भाषा का क्या होगा, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। इस बात का लेखक को बड़ा दुख हुआ और ये शब्द उसे वज्रपात की तरह लगे। ओह द wretches that was what they had put up at the town hall। और लेखक को लगा कि अरे हत्यारों, अरे नीच लोगों, अरे कमीने लोगों, है ना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। रेचेस के मतलब कमीनों, है ना, हत्यारा तो नहीं होता है, कमीनों, नीच लोगों, ऐसे मतलब इसका निकलता है। तो अरे कमीने लोगों, तो that was that they had put up, यही चीज़ उन्होंने पुटअप की थी। कहाँ पे पुटअप की थी? टाउन हॉल पे चिपकाई हुई थी। अब लेखक को पता चला कि लोग वहाँ पे इतने क्यों इकट्ठे हो रहे थे, और जो वाक्टर था गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वो मुझे ऐसा क्यों कह रहा था कि बच्चे तुम शांति से जाओ, तुम टाइम से स्कूल पहुँच जाओ, क्योंकि उससे भी पता था कि आज के बाद तुम्हारी इस फ्रेंच भाषा में पढ़ाई नहीं होगी, आज तुम्हें स्कूल में कोई नहीं डांटेगा, क्योंकि आज से इस भाषा का काम ही ख़त्म कर दिया गया है। तो फिर लेखक समझ गया कि यार शायद वहाँ भी सालों ने यही सूचना चिपकाई थी और इसी कारण वहाँ भी दुख का माहौल था और यहाँ भी दुख का माहौल है। माय लास्ट फ्रेंच लेसन, वह मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन। ऐसा लेखक सोचता है कि माय लास्ट फ्रेंच लेसन, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मेरा आखिरी लेसन फ्रेंच का पार्ट होगा, मेरी भाषा में आज आखिरी पार्ट होगा मेरा ये। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, लेखक कहता है कि मैं बड़े मुश्किल से, बड़े हार्डली न्यू यानी कि जान पाया हूँ, हाउ टू राइट, मैं इस भाषा को बड़ी मुश्किल से सीख पाया हूँ कि लिखते कैसे हैं, या मुझे मुश्किल से लिखना भी नहीं आता ढंग से, ऐसा मतलब भी निकल सकते हैं कि मुझे मेरी भाषा अभी तक मैंने ढंग से सीखी ही नहीं है और मुझे आती ही बहुत कम है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और क्या अब मैं इसे और आगे नहीं पढ़ पाऊँगा, लर्न यानी कि आगे नहीं सीख पाऊँगा, क्या इसमें नेवर यानी कि कभी नहीं, क्या आगे मैं इसे कभी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे यहीं पे अब रुक जाना होगा, इस भाषा को मुझे क्या अब यहीं पे छोड़ देना होगा जो मेरी मातृभाषा है। देन तब ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और लेखक अपने आप को सॉरी कहता है, अपने आप को मतलब धिक्कारता है एक प्रकार से, अपने आप को उसे शर्मिंदगी महसूस होती है, अपने आप को वो गालियाँ देता है ना, कि मैं खुद पे कितना शर्मिंदा हूँ, किस बात के लिए, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अभी तक जितने भी लेसन टीचर ने पढ़ाए उनको मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, फॉर नॉट लर्निंग यानी कि उनको मैंने सही से लर्न नहीं किया, सही से नहीं पढ़ा मेरे लेसन को, और उसके बजाय मैंने क्या किया, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, मैं बर्ड के अंडे ढूंढता फिरा,
बच्चे ध्यान से बताना, ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने पक्षियों के घोंसलों में जाके बच्चे ढूंढे, अंडे ढूंढे? कोई गांव से तो बताना। हमारे समय पे हमारे गांव में टापरी होती थी जिसमें हमारे जानवर बनते थे, गाय भैंस। उस टापरी में चिड़िया घोंसला बनाती थी, उसको छाया जाता था, मतलब पत्तों से, लकड़ियों से बारीक बारीक। उसमें चिड़िया ये चारा ला ला कर घोंसला बनाती और उस घोंसले में अंडे देती, उसमें बच्चे निकलते। तो जैसे ही हमारे स्कूल से 4 बजे छुट्टी होती, हम आते तुरंत दौड़ के, खाट बिछाते, नीचे खाट पर चढ़कर सारे घोंसलों को मैं चेक करता कि किस घोंसले में चिड़िया ने कितने अंडे दिए हैं, और अंडे हैं तो उनमें कितने बच्चे हैं, उन बच्चों को भी चेक करता। कई बार हमारे हाथ से अंडे फूट भी गए, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, समझते नहीं थे चीज़ों को। तो यही बात लेखक कह रहा है कि मैंने अपनी पढ़ाई को ढंग से नहीं की, इसलिए मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, कितना शर्मिंदा हूँ मैं, अपने लेसन को अच्छे से नहीं पढ़ा, और उसके बजाय मैंने क्या किया, सीकिंग बर्ड्स एज, मैं बर्ड के एग्स यानी कि अंडे ढूंढता फिरा, और क्या ढूंढा, और क्या किया, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। सार एक नदी है बच्चों, वहाँ पे फ्रांस में जो सार नदी के किनारे पर मैं क्या करता रहा, स्लाइडिंग करता रहा, फिसलन पे जाकर मस्तियाँ करता रहा। स्लाइडिंग यानी कि फिसलन पे जाकर मैंने मस्ती की, जबकि पढ़ाई नहीं की। माई बुक्स यानी कि मेरी किताबें, दैट हैड सिम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो। और लेखक कहता है कि मेरी वो किताबें जो कि मुझे क्या लगती थी, सच अ न्यूसन, सिम्ड यानी कि लगती थी या दिखती थी, वो मुझे कैसी लगती थी, न्यूसेंस यानी कि वो मुझे बोझ लगती थी, मुझे भार लगती थी, मुझे, मेरे लिए वो झंझट लगती थी। अ वाइल एगो, अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर या कुछ समय, और एगो यानी कि पहले। तो कुछ समय पहले तक जो पुस्तकें मुझे न्यूसेंस यानी कि बोझ लगती थी, सो हेवी लगती थी, बहुत भारी लगती थी, टू कैरी, कैरी यानी कि लाने ले जाने में, उठाने में मुझे बहुत भारी लगती थी। मेरी ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, मेरी ग्रामर और मेरी हिस्ट्री, किसकी हिस्ट्री, सेंट्स यानी कि संतों की हिस्ट्री, संतों का वो इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, जो चीज़ें मुझे बुरी लगती थी, जो मुझे भार लगता था, मेरी ग्रामर, मेरी किताबें हेवी लगती थी, किताबें मुझे शोर मतलब भारी लगती थी, है ना, कुछ समय पहले, अब वो मुझे कैसी लग रही है, नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, अब वो मेरी मित्र हो गई थी, मुझे फ्रेंड की तरह लगती थी। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, और उनको मैं कुडंट गिव अप, गिव अप यानी कि छोड़ना, त्यागना, अब उन किताबों को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, त्याग नहीं सकता हूँ। क्यों? अचानक लेखक को अपनी पुस्तकों से, अपने संतों के इतिहास से प्रेम हो गया, अपनी ग्रामर से, अपने लेसन से उससे प्रेम हो गया कि नहीं यार भाई साहब, अभी तक मैं इनको बोझ समझ रहा था, पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा देश का है, हमारे देश पे अधिकार कर ले और हमारी भाषा को हमसे छीन ले। इस कारण लेखक को अपनी किताबों से, अपने इतिहास से अचानक प्रेम उमड़ आता है और वो उससे लगाव पैदा हो जाता है, और कहता कि नहीं यार, मैं अपनी भाषा तो नहीं छोड़ूंगा, मेरी ही भाषा पढ़ूंगा, ऐसा लेखक मन में विचार करता है। एंड एम हेमल टू, और वो कहता है कि इनसे तो मुझे प्यार हुआ तो हुआ, और जो मिस्टर हेमल थे वो भी, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, जो मिस्टर हेमल हैं उनके जाने का विचार है ना, द आइडिया यानी कि वो विचार, कौन सा विचार, ही वाज गोइंग अवे, अवे यानी कि दूर, गोइंग यानी जा रहे हैं, यह विचार कि मिस्टर हेमल अब दूर जा रहे हैं, गोइंग अवे यानी कि दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, जिनको मैं नेवर यानी कि कभी नहीं, सी यानी देख सकूंगा, अगेन यानी कि दोबारा, मिस्टर हेमल जो कि अब जा रहे हैं उनको मैं कभी दोबारा नहीं देख सकूंगा। ये बात मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, ये सारी बातों ने लेखक के मन में भाव पैदा कर दिया कि जो टीचर, जो मास्टर क्या था, रूलर रखता था, मतलब लोहे की बड़ी पट्टी रखता था, देह पैर पे बच्चों को मारता था डंडे से लोहे के, और वो बहुत क्रैंकी यानी कि बहुत क्रोधित स्वभाव वाला बोल सकते हैं, बात बात पे गुस्सा करने वाला बोल सकते हैं, तुनक मिजाज वाला बोल सकते हैं, जो बात बात पे बच्चों को पीटता हो, गुस्सा करता हो, तो क्रैंकी का मतलब ये होता है।
तो जो टीचर बहुत क्रैंकी था, रूलर रखता था उसके पास में, ये सारी चीज़ें लेखक को क्या हो गई, फॉरगेट ऑल अबाउट, इन सारी चीज़ों के बारे में लेखक अचानक भूल गया। और जो टीचर गुस्सेल था, डंडे से मारता था, उसका डंडा, उसका गुस्सा सारा टीचर भूल गया। मतलब लेखक सारी चीज़ें भूल गया और उस टीचर से, मिस्टर हेमल से उसे अचानक लगाव हो गया। मिस्टर तो नहीं, एम हेमल ही है ना बच्चों, उसे अचानक उससे लगाव हो गया। पोअर मैन, पोअर मैन यानी कि पोअर का मतलब आमतौर पे गरीब होता है, लेकिन यहाँ पे टीचर से गरीब नहीं है, यहाँ मतलब है कि बेचारा। जैसे कोई किसी भी दुविधा में फंस जाता था, हम उसे क्या कहते हैं कि देखो यार बेचारा की क्या हालत हो गई है। तो पोअर मैन मतलब बेचारा टीचर। तो पोअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। तो लेखक कहता है कि बेचारा टीचर, इट वाज इन ऑनर, यह सब किसके लिए था, इट वाज इन ऑनर यानी कि सम्मान में था। मतलब जितने भी लोग आए थे वो क्यों आए थे, क्योंकि जो टीचर था उसकी विदाई हो रही थी, उसको आज जाना था और सारे गांव वाले लोग भी उससे बहुत प्रेम करते थे। तो सारे लोग उसको विदा करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए, जो कार्य उसने निस्वार्थ भाव से, जितनी सेवा उसने की थी अपने साहित्य, अपने लैंग्वेज में, अपने शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सारे लोग स्कूल में इकट्ठे हुए थे उसकी विदाई देने के लिए। तो पोअर मैन, इट वाज ऑनर यानी कि उसके सम्मान में था, किसके, ऑफ हिज लास्ट लेसन, जो लेखक आज लास्ट लेसन पढ़ाने वाला था, ये सब उस लास्ट लेसन के और उस टीचर के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, जो कि वो अपने संडे वाले कपड़े पहन कर आया था। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, और इन चीज़ों से, नाउ यानी कि मैं आई यानी कि अंडरस्टैंड समझ गया था, अंडरस्टूड, और इन बातों से अब मैं समझ गया था कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर, है ना। और इस बात से मैं समझ गया था कि विलेज का जो ओल्ड मैन है वो वहाँ पे क्यों सिटिंग यानी कि क्यों बैठा हुआ था या क्यों बैठे हुए थे, है ना। मैन यानी बैठे हुए थे, गाँव के बूढ़े लोग क्यों बैठे हुए थे। देयर इन द बैक ऑफ द रूम यानी कि रूम के पीछे की तरफ वो गांव के लोग क्यों बैठे हुए थे, इस बात को मैं क्या हो गया था, अंडरस्टूड यानी कि समझ चुका था इन सारी घटनाओं को देखकर। कहाँ रह गए थे अपन, है रूम। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, वो इसलिए भी आए थे क्योंकि दे वर सॉरी, वो भी शर्मिंदा थे, वो गांव वाले भी इस बात को लेकर शर्मिंदा थे। किस बात को लेकर, सॉरी टू, वो भी इस बात से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे सारे गांव वाले। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वो गांव वाले भी इस बात से बहुत शर्मिंदा थे कि दे हैड नॉट गॉन यानी कि वो भी गॉन यानी कि नहीं गए, कहाँ नहीं गए, टू स्कूल। मोर, मोर यानी कि ज़्यादा, यानी कि वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं थे, वो भी स्कूल थोड़ा बहुत ही गए थे, वो उन्होंने भी अपनी मातृभाषा को पर्याप्त सीखा नहीं था, इस बात का दुख उन्हें भी था। क्यों, क्योंकि मातृभाषा उनको वैसे ही नहीं आती थी, वो पर्याप्त स्कूल नहीं गए थे, और अब तो उस मातृभाषा को बैन कर दी जर्मनियों ने कि अब से तुम पढ़ोगे ही नहीं फ्रेंच, तो इस बात के लिए उन्हें और भी ज़्यादा दुख हो रहा था। इट वॉज देयर वे टू थैंकिंग आवर मास्टर, और यही एक रास्ता था थैंक यू कहने का हमारे मास्टर को, फॉर हिज 40 ईयर्स। ध्यान रहे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, कितने साल तक सेवा दी उसने स्कूल में, 40 ईयर। तो यही एक तरीका था कि मास्टर को हम थैंकिंग यानी कि थैंक यू कह सके सब, किस बात के लिए, हिज 40 ईयर फेथफुल सर्विस, श्रद्धापूर्वक जो सेवा उसने की, आस्थापूर्वक जो सेवा उसने की, सर्विस, फेथफुल यानी कि श्रद्धा आस्थापूर्वक, और सर्विस यानी कि सेवा, तो उसकी जो निस्वार्थ सेवा थी उसके लिए ये लोग उसको धन्यवाद देने आए थे। एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और वो उस देश के लिए भी आदर सम्मान के लिए प्रकट करने के लिए आए थे, उसके लिए भी रिस्पेक्ट दर्शाने के लिए, शो करने के लिए आए थे, क्या, रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कि देश अब अपना नहीं रहा, किसी का गुलाम हो गया है, उसके लिए भी वो आदर सम्मान प्रकट करने आए थे, उसकी रिस्पेक्ट करने आए थे। अगला, While I was thinking of all this,
मैं जब ये सब सोच रहा था, थिंकिंग यानी कि ये सब जब मैं सोच रहा था, कौन लेखक कहता है, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, और मैंने सुना कि मेरा नाम कॉल्ड यानी कि पुकारा गया। किसने पुकारा मेरा नाम? इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। जब लेखक मन ही मन में ये बातें सोच रहा था, तभी लेखक ने सुना कि उसका नाम पुकारा गया है, और इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। और लेखक को पता चला कि अब मेरी बारी है क्या सुनाने की, पढ़कर सुनाने की। जो टीचर ने जो होमवर्क दिया था, अब वो होमवर्क सुनाने की बारी है। टर्न टू रिसाइट यानी कि बोलकर दोहराना है तुम्हें, है ना। टर्न यानी कि बारी आना, रिसाइट यानी कि बोलकर दोहराना। तो तब टीचर को पता लगा कि अब मेरी बारी आ गई है अपने सवालों के जवाब देने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without no mistake। और लेखक सोचता है उस समय कि यार काश में इन चीज़ों को जो जो पार्टिसिपल इसने टीचर ने मुझे दिए थे, उन डरावने रूल को, उसके सारे जितने जो नियम थे पार्टिसिपल के, जो रूल थे, उनको मैं ढंग से याद कर पाता और मैं उनको वेरी लाउड बोल पाता, पूरी क्लियरिटी के साथ, विदाउट वन मिस्टेक। बिना एक, लेखक ऐसा सोचता है कि काश मैं उन पार्टिसिपल के रूल को याद कर पाता, बहुत तेज़ आवाज़ में, बिल्कुल क्लियर आवाज़ में बोल पाता, विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती की मैं उनको दोहरा पाता। काश ऐसा होता, लेकिन हुआ कैसा? बट आई गोट मिक्सड अप। और लेखक कहता है कि लेकिन मैंने सारी चीज़ों को क्या कर दिया? गोट मिक्सड अप। सारे रूल को मैंने मिक्स कर दिया, कुछ स्पष्ट रूप से मैं बता नहीं पाया। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। पहले शब्द से ही मैंने सारी चीज़ों को गोल मटोल कर दिया, सबका कचरा कर दिया, सबको मिक्स कर दिया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, है ना। अब ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया, सारा कचरा कर दिया मैंने, और मैं वहाँ पे खड़ा का खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपनी डेस्क को होल्ड करके पकड़कर वहाँ पे ऐसा कैसा टक टक देखता हुआ खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट जोर जोर से बीटिंग। हार्ट बीटिंग का मतलब होता है हार्ट एंड हृदय, बीटिंग यानी धड़कना। मेरा हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, मेरी धड़कनें जोर से चल रही थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं इतना डरा हुआ था कि मैं डेयरिंग यानी कि साहस भी नहीं कर सका, हिम्मत भी नहीं कर सका। किस बात की? टू लुक अप यानी कि ऊपर देखने की हिम्मत भी मैं नहीं कर सका, ऐसा लेखक कह रहा है। फिर आगे क्या होता है? आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी, मैंने सुना कि मिस्टर हेमल ने मुझसे क्या कहा? आई विल नॉट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड यानी कि डांटना। मैंने सुना कि मिस्टर हेमल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांस। हे लिटिल बच्चे, हे लिटिल फ्रांस, हे छोटे फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं आज। रोज़ तो मारता भी था, डांटता भी था, सब करता था, लेकिन आज उसने कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांस। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही बहुत बुरा, बहुत बैड फील हो रहा होगा। इनफ यानी कि पर्याप्त या बहुत ज़्यादा। लेखक कह रहा है कि तुम्हें खुद को आज जो जो घटनाएं यहाँ पे हुई है, अपनी भाषा पर जो प्रतिबंध लगाया है, इस बात के लिए तुम्हें खुद को भी आज बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज, देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो ये क्या हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हर दिन, एवरी डे यानी कि हम खुद से कहते हैं, आवर सेल्व्स खुद से, हम खुद से क्या कहते हैं? वाह यानी कि छोड़ो यार। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, छोड़ो आज तो। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा टाइम है। प्लेंटी यानी कि बहुत सारा होना, हमारे पास बहुत सारा टाइम है। किसके लिए? आई विल लर्न इट टुमारो, हमारे पास अभी बहुत समय पड़ा हुआ है, ये पार्ट तो हम अगले दिन पढ़ लेंगे, है ना। वी विल लर्न इट टुमारो, इसको हम टुमारो लर्न कर लेंगे, यानी कि टुमारो इसको पढ़ लेंगे। टुमारो यानी कि आने वाला कल पढ़ लेंगे इसको। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, और देखो अब हम कहाँ पर
पहुंच गए, मतलब किस कंडीशन में हमारी हमारी हालत क्या हो गई है, हम किस कंडीशन में पहुंच गए हैं। हमने सोचा था, हर कोई सोचता है कि हम आज नहीं पढ़ते कल पढ़ाई कर लेंगे, और देखो जैसे ही कल आया और आज हमारी भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अपनी मातृभाषा को कैसे सीखेंगे, और देखो हम अब कहाँ पहुँच गए हैं। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, और यही अल्सास के लिए क्या है, ग्रेट ट्रबल है। अल्सास ज़िले के लिए यही सबसे बड़ी मुसीबत है। तो देखो, एक तो अल्सास ज़िला था और एक लोरेस ज़िला था। तो लेखक का जो स्कूल है वो कौन से ज़िले में, अल्सास में। तो अल्सास में भी कब्जा हो गया है। तो मास्टर कह रहा है कि देखो अल्सास ज़िले की यही सबसे बड़ी ट्रबल यानी कि ग्रेट मुसीबत है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी कि लर्निंग को, पढ़ाई को हम कहाँ पे छोड़ देते हैं, टुमारो होने के आने वाले कल पे छोड़ देना। यहाँ पे सी का प्रयोग किया बच्चों, यहाँ सी किसी स्त्री के लिए प्रयोग होता है आमतौर पे स्त्रीलिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे सी का मतलब है कि ये जिला है और एक जमीन क्षेत्र है, और यहाँ पर उसका मानवीकरण किया गया है ना, पर्सनिफिकेशन, किसी महिला की बात नहीं हो रही है ना। तो ये उसके हमने आने वाले कल पर इस पढ़ाई को छोड़ दिया। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, और अब दो जन उन फेलोज यानी उन लोगों को, आउट देयर विल यानी कि उन बाहरी लोगों को यहाँ पर क्या होगा, राइट टू से, उनके पास ये राइट होगा, ये अधिकार होगा क्या कहने का, टू से यू, और ये सब कहने का उन पर, उन बाहरी लोगों के पास में ये अधिकार होगा तुम्हें ये कहने का, क्या कहने का, हाउ इट इज, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, बाहरी लोग अब तुमको आगे कहेंगे, या बाहरी लोगों के पास अब ये कहने का अधिकार है कि वो तुमको आकर कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, या यह क्या है। यू प्रिटेंड यानी कि तुम ढोंग करते हो, क्या कहेंगे वो तुमको कि तुम ढोंग करते हो, किस बात का, टू बी फ्रेंचमैन, एक फ्रांसीसी होने का, जैसे हम भारतीय होने का गर्व करते हैं, तो वो कहेंगे कि तुम फ्रांसीसी होने का ढोंग कर रहे हो। कौन कहेंगे, जर्मन वाले, टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रांसीसी होने का ढोंग कर रहे हो, और एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज, तुम तो फ्रांसीसी होने का ढोंग कर रहे हो। अब आगे चल के वो यही कहेंगे हमसे, क्यों कहेंगे, क्योंकि येट यानी कि अभी तक, या अब तुम, यू कैन नाइदर यानी कि ना तो तुम स्पीक यानी कि बोल सकते हो, और नॉर यानी कि ना ही, राइट यानी कि लिख सकते हो। और वो तुमसे कहेंगे कि अब तुम ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो योर ऑन लैंग्वेज, तुम्हारी अपनी भाषा, ऑन यानी कि तुम्हारी अपनी, योर तुम्हारी अपनी, लैंग्वेज यानी कि भाषा, वो अब तुमसे कहेंगे कि तुम्हारी अपनी भाषा ना तो अब बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। तो मतलब तुम तो सिर्फ फ्रांसीसी होने का ढोंग कर रहे हो, सच्चे फ्रांसीसी तो तुम हो ही नहीं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेखक कहता है बट यानी कि लेकिन तुम इतने भी बुरे नहीं हो ना, वर्स्ट का मतलब था सबसे बुरा होना, और लेखक कहता है कि तुम सबसे बुरे भी नहीं हो। किसको कह रहा है वो, लिटिल फ्रांस को, कि कोई बात नहीं तुमने नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, तुम इतने बुरे भी नहीं हो, सबसे बुरे तो बिल्कुल नहीं हो, तुमसे भी बुरे कुछ लोग हैं। अब लेखक लिटिल फ्रांस को बुरा क्यों कह रहा है, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, तो कह रहा है कि कोई बात नहीं तुम बुरे हो लेकिन तुम सबसे बुरे भी नहीं हो। तो सबसे बुरा कौन है फिर, तो देखो लेखक कहता है बट यू आर नॉट द वर्स्ट पोर लिटिल फ्रांस, हे बेचारे, पोर का मतलब बेटा गरीब नहीं है यहाँ पे, बेचारे से, तो हे बेचारे फ्रांस तुम इतने भी सबसे बुरे भी नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विथ, बट ये है रिप्रोच, लेखक कहता है कि हमारे पास इससे भी ग्रेट डील यानी कि इससे भी ज़्यादा तरीके हैं, किसका, टू रिप्रोच अवर सेल्फ विथ, हमें खुद को धिक्कारने के लिए और भी कई सारे कारण हमारे पास हैं, और भी कई सारे तरीके हमारे पास हैं, या और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम खुद को धिक्कारने के लिए कह सकते हैं। तो रिप्रोच का मतलब होता है बच्चों खुद को धिक्कारना, जैसे हम कोई काम बुरा कर दें या कोई काम नहीं कर पाएँ या अच्छे से नहीं करें तो हम खुद को धिक्कारते हैं, हमें खुद पे दुख होता है, खुद पर ग्लानि महसूस होती है कि यार देखो यार भाई साहब मैं कितना नीच आदमी हूँ यार, मैंने ये बिगाड़ दिया, मैंने ये बुरा कर दिया, मैंने ये बुरा कर दिया। तो इसे हम कहते हैं खुद को धिक्कारना कि यार मेरे जैसा बुरा तो कोई है ही नहीं। अगला देखते हैं,
तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि तुम इतने बुरे भी नहीं हो, मतलब तुमसे ज़्यादा बुरा और भी कोई है, तो कौन कौन है वो कहता है कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न। वो कहता है कि जो तुम्हारे पेरेंट है, जो तुम्हारे माता पिता हैं, वो भी ज़्यादा चिंतित नहीं थे। इनफ यानी कि ज़्यादा चिंतित नहीं थे किसके बारे में, यू हैव यू लर्न, यानी कि तुम्हें पढ़ाने के विषय में तुम्हारे माँ बाप को भी कोई ज़्यादा फिक्र नहीं थी, वो भी ज़्यादा इस बात को लेकर चिंतित नहीं थे, तुम पढ़ो तो पढ़ो नहीं तो बाहर में जाओ, ऐसा लेखक कह रहा है। क्यों? दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल। वो भी किस बात को ज़्यादा तवज्जो देते थे, किस बात को ज़्यादा महत्व देते, प्रेफर्ड यानी कि किस बात को ज़्यादा महत्व देते थे, टू पुट यू यानी कि तुम्हें भेजने पर, कहाँ पे भेजने पर, वर्क, टू वर्क, तुम्हें काम पर भेजने पर उनको ज़्यादा दिलचस्पी थी। कहाँ पर, ऑन अ फार्म, या तो खेतों में काम पे भेजते तुमको वो, या एट द मिल, या जहाँ मिल चलती थी, जहाँ फैक्ट्रियाँ होती थी, वहाँ पे तुमको काम पे भेजने पे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा महत्व इस बात को देते थे। क्यों? सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी, ताकि उनके पास और थोड़ा ज़्यादा पैसा आ जाए। वो भी तुमसे ज़्यादा पढ़ाने को लेकर चिंतित नहीं थे, इसके बजाय वो तुम्हें काम पे भेजना ज़्यादा पसंद करते थे। तो मतलब ज़्यादा बुरे कौन है? अभी लेखक ने कहा कि तुम यू आर नॉट वर्स्ट, मतलब तुम सबसे बुरे नहीं हो, मतलब तुमसे भी बुरे तुम्हारे माँ बाप हैं जो तुमसे काम करवाते थे, तुमको खेतों में काम करना भेजना पसंद करते थे और तुमको मिल पर भेजना पसंद करते थे, उसको ज़्यादा तवज्जो देते थे। और क्या कहता है, एंड आई, और मैं भी, मैं खुद भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ, मैं तुमसे भी बुरा हूँ। क्यों? क्योंकि आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, यानी कि मैं खुद को भी ब्लेम करता हूँ या खुद को भी दोषी मानता हूँ। क्यों? आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर, क्या मैं तुम्हें पढ़ाने के बजाय मेरे पौधों को पानी देने नहीं भेज दिया करता था कभी कभी? तो इसलिए मैं खुद को भी दोषी मानता हूँ कि मैं यदि तुमसे छोटा मोटा काम नहीं करवाता तो शायद तुम थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई कर पाते। तो लेखक कहता है कि ऑफर है हमेशा, यानी कि कभी कभार, तो मैं भी तुम्हें कभी कभार कहाँ पे सेंट नहीं भेज दिया करता था, टू सेंट टू वाटर, यानी कि पानी देना, किसको, मेरे फ्लावर को, किसके बजाय, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे लेसन को, तुम्हारे जो लेसन थे उनको पढ़ाने के बजाय, इंस्टेड यानी कि के बजाय, तुम्हारे लेसन को पढ़ाने के बजाय मैं तुम्हें भी कभी कभी पौधों को पानी देने के लिए भेज दिया करता था, फूलों को, तो इसलिए मैं भी दोषी हूँ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मेरी इच्छा होती थी, वांटेड यानी कि मैं चाहता था, इच्छा होती थी, कहाँ पे जाने की इच्छा होती थी, टू गो फिशिंग फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने, तो जब भी मेरी मछली पकड़ने जाने की इच्छा होती थी मैं क्या करता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुमने उस दिन छुट्टी नहीं दी, या क्या मैंने उस दिन तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी, मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मेरी मछली पकड़ने जाने की इच्छा होती तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर दिया करता था, तो मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये करके मैंने गलत किया। कितनी भी तुम्हारी पढ़ाई ज़्यादा होती तो तुम अकेले दोषी नहीं हो, हम भी इस चीज़ के लिए दोषी हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और लेखक ने इस प्रकार, मास्टर ने ये सब कह दिया लेखक से, उसके बाद फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, मतलब उसके बाद वो एक बात से दूसरी बात करते चले गए, एक बात की फिर दूसरी की, दूसरी तीसरी, ऐसे बातें करते चले गए। और मिस्टर हेमल वेंट ऑन द टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और एक बात से दूसरी बात बदलते बदलते करते करते में से वो किस बात पे चले गए, टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रांसीसी भाषा, फ्रेंच भाषा के बारे में बात करने लग गए। क्या कहा फ्रांस भाषा के, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, उन्होंने क्या कहा फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज यह इन द वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि ये पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की क्या है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। क्या क्या विशेषताएं बताई उन्होंने, द क्लियरेस्ट, ये बहुत क्लियर भाषा है, ये मोस्ट लॉजिकल है, ये बहुत ही ज़्यादा तर्क संगत है, क्लियर यानी कि बहुत ही स्पष्ट हैं, मोस्ट लॉजिकल यानी कि तर्क संगत हैं, देट वी मस्ट, इसको वी यानी हमें, मस्ट गार्ड यानी कि हमें इसे बचा कर रखना चाहिए, इसे सुरक्षित रखना चाहिए, इट अमंग्स
अस एंड नेवर फॉरगेट इज, हमें इसे गार्ड करना चाहिए हमारे बीच में, और इसे हमें नेवर फॉरगेट यानी कि इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज वेन अ पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। तो लेखक कह रहा है कि हमें हमारी मातृभाषा की रक्षा करनी चाहिए, इसको हमारे बीच में हमें बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भी देश किसी देश का गुलाम हो जाता है, यहाँ पे लिखा है इनस्लेव्ड, यानी कि जब कोई किसी का गुलाम हो जाता है और यदि गुलाम होने के बाद भी वो अपनी मातृभाषा को बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ कर रखे, उस मातृभाषा को छोड़े नहीं, तो ये मातृभाषा उसको आज़ाद कराने में सहायता करती है। कैसे सहायता करती है? जैसे हम किसी जेल में बंद हो गए और उस जेल की चाबी हमारे पास हो, तो क्या हुआ? चाबी तो अपने पास है, जब चाहेंगे तब ताला खोला और जेल से बाहर। गुलाम हो गए तो क्या हुआ? बाहर निकल सकते हैं। तो लेखक कह रहा है कि मातृभाषा उस जेल की चाबी की तरह है। यदि जैसे आपने देखा जब हमारा देश गुलाम हुआ तो क्या किया? महात्मा गांधी ने, सारे नेताओं ने हिंदी को मातृभाषा, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया आज़ादी से पहले, और हिंदी में कई सारी कहानियाँ, कविताएं दी, भाषण दिए, गीत लिखे राष्ट्रभक्ति के, जिससे लोगों में राष्ट्र की भावना जागृत हुई। हम हिंदी बोलने वाले हैं, एक राष्ट्र है, एक देश है, ऐसी भावना इस भाषा के कारण, इस साहित्य के कारण हमें ये भावना जगी और देश आज़ाद हुआ। यानी कि भाषा देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो यही कह रहा है लेखक कि यहाँ से देखिए, डेट वी मस्ट अमंग गार्ड, है ना, बिकॉज वेन अ पीपल आर, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एस लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, वो जितनी मजबूती से, जितने लंबे से, एस लॉन्ग एस यानी कि जितने लंबे समय तक, दे होल्ड फास्ट यानी कि जितनी मजबूती से होल्ड करके रखते हैं, किसको? देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा को। इट इज एस, यह उस प्रकार है जैसे कि इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, प्रिजन यानी कि जेल की उनके पास क्या हो? की हो, जैसे उनके पास उनकी जेल की चाबी हो। उस प्रकार का रोल भाषा अदा करती है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? ओपन करवाई, क्या? ग्रामर की बुक ओपन करवाई। रीड अस आवर लेसन, और हमें अपना पाठ, हमारा लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, यानी कि मैं खुद अचंभित था, मैं खुद आश्चर्यचकित था खुद पर। किस बात पर अमेज्ड था? आश्चर्य हो रहा था उसे, और मैं खुद आश्चर्यचकित था। टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मुझे खुद, जब वो मुझे ग्रामर पढ़ा रहे थे तो इस बात को देखकर मैं खुद आश्चर्यचकित था कि यार जो ग्रामर मुझे आज तक समझ में नहीं आ रही थी, आज वो मुझे इतने अच्छे से कैसे समझ में आ रही है। हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कैसे, कितने अच्छे से मुझे ये भाषा में समझ पा रहा हूँ। अभी तक तो समझ में नहीं आ रही थी, आज मुझे इतने अच्छे से ये भाषा कैसे समझ में आ रही है। इस बात को लेकर लेखक खुद क्या था? अमेज्ड, यानी कि आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसे इतना लगाव भाषा से हो गया था। ऑल ही सेड सीम्ड टू इजी, जो भी टीचर पढ़ा रहा था वो सब उसे कैसा लग रहा था? सो इजी, बहुत ही आसान लग रहा था कि यार भाई साहब भाषा इतनी आसान कैसे हो गई। असल में भाषा रोज ही आसान थी, लेकिन आज उसे पढ़ने में दिलचस्पी जाग गई थी, तो चीज़ें उतनी आसान उसे लग रही थी। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो, और मैंने क्या देखा? आई थिंक, और मुझे लगा कि दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, और मुझे लगा कि यार इतना ध्यान से, नेवर यानी कि कभी नहीं, लिसन यानी सुना, केयरफुली ने ध्यानपूर्वक, और लेखक ने देखा कि यार इतना ध्यान से मैंने इस भाषा को कभी नहीं सुना था। और दैट द हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो, और कह रहा है कि टीचर ने भी कि कभी हर एक चीज़ को, एवरीथिंग को कभी इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। टीचर भी थोड़ा गुस्से स्वभाव का था, तो वो भी थोड़ा झुंझलाहट में चीज़ों को एक्सप्लेन करता था, लेकिन आज उसने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मतलब इतना अच्छा टीचर ने भी कभी एक्सप्लेन नहीं किया था। किसके साथ?
सो मच पेशेंस, मतलब इतने पेशेंस के साथ लेखक ने भी कभी इस भाषा को या इस लैंग्वेज को इतने पेशेंस के साथ कभी इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द फोर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल he knew before going away and to put it into all our heads at one stroke। और ऐसा लग रहा था कि जो पुअर मैन के जो बेचारा टीचर है वो ऐसा चाहता है कि गिव अस ऑल, वो सब कुछ हमें देना चाहता है, हमें समझाना चाहता है। न्यू बिफोर, जो कि वो जानता है, जो जो चीज़ें वो जानता है वो सब हमें सिखाना चाहता है। बिफोर गोइंग अवे, हमसे दूर जाने से पहले वो टीचर हमें सब कुछ सिखाना चाहता है, ऐसा उसको लगता है। एंड टू पुट इट इन ऑल आवर, और वो हमारे मस्तिष्क में, हमारे हेड्स में एक स्ट्रोक में, यानी कि एक झटके में हमारे दिमाग में वो सारा ज्ञान डाल देना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर, यानी कि ग्रामर के बाद में क्या हुआ, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, यानी कि व्याकरण के बाद हमारा राइटिंग का लेसन था, मतलब लिखाई का लेसन था कि अब लिखना सीखेंगे बच्चे, तो राइटिंग का लेक्चर था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन क्या क्या था, मिस्टर हेमल क्या लाए थे, न्यू कॉपी लाए थे हमारे लिए, फॉर अस। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उनके ऊपर गोल गोल गोले, ब्यूटीफुल सुंदर गोले बने हुए थे। क्या लिखा था उस पर, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, और उन गोल गोल गोलों में पुस्तक के ऊपर सुंदर अक्षरों में क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, क्योंकि फ्रांस देश का नाम था और अल्सास उस जिले का नाम था जहाँ पे ये रह रहे थे, तो ये सुंदर अक्षरों में उस बुक पर लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वो पुस्तकें कैसी लग रही थी, जैसे झंडे लटकते रहते हैं रॉड के ऊपर, फ्लोटिंग यानी कि तैरते रहते हैं, ये किताबें उस तरह से लग रही थी ना, लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग, यानी कि फ्लैग की तरह फ्लोटिंग कर रही थी एवरीवेयर, पूरे रूम में, पूरे स्कूल रूम में। हंग फ्रॉम द रोड, और वो रोड पर क्या थी, हंग यानी कि लटकी हुई थी। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर, हमारे डेस्क के टॉप के ऊपर जो रोड लगी हुई थी उसके ऊपर वो पुस्तकें एक झंडों की तरह लटकी हुई लग रही थी। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, और तुम्हें देखना चाहिए था, लेखक कह रहा है कि वहाँ पे कैसा लग रहा था, हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, और हर कोई अपने काम में बिजी था, सब अपने काम में व्यस्त थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सब बिल्कुल शांत हो गए थे, सब अपने काम में मगन हो गए थे। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, कोई आवाज़ नहीं कर रहा था वहाँ पे, बस कौन सा साउंड आ रहा था, स्क्रैचिंग करने का, किसको पेन को, पेन किसको स्क्रैच कर रहा था, ओवर द पेज, यानी कि पेज, जब हम पेज के ऊपर लिखते हैं तो स्क्रैच होने से जो आवाज़ आती है, मतलब बस उस क्लास में सन्नाटा था, कागज से पेन के ऊपर लिखने की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बिटल्स फ्ले इन, एक बार मतलब उसी समय कुछ बीटल्स यानी कि भंवरे, फ्ले यानी कि उड़ते हुए आए क्लास में। बट नबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने उन पर अटेंशन नहीं दिया। दे मैंने उनको, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, वो जो छोटे छोटे बच्चे थे बिल्कुल चुलबुले बैठे थे, उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान उन भंवरों पर नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks, और वो छोटे छोटे बच्चे भी किस में बिजी थे, ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, मछली के कांटों जैसी संरचनाएं जब छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं, उनको लिखना नहीं आता है तो कैसी आकृति बनाते वो, मछली के कांटों जैसी, तो वो भी वही उसी काम में फिश हुक्स जैसे आकृतियाँ बनाने में, उनको ट्रेसिंग करने में, उनकी नकल करने में लगे हुए थे। एस इफ देट वाज फ्रेंच टू, वो भी अपनी फ्रेंच भाषा में लगे हुए थे। ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, और रूफ यानी कि छत के ऊपर, पिजन्स यानी कि कबूतर क्या कर रहे थे, कुक्ड यानी कि वेरी लो, जो कबूतर है वो वेरी लो यानी कि बहुत कम आवाज़ में
आवाज़ कर रही थी, कुकड यानी कि कू कर रही थी। एंड आई थॉट, और उसी समय मैंने सोचा, क्या सोचा? एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, यानी कि मैंने सोचा मन ही मन, क्या सोचा? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, और मैंने मन ही मन सोचा कि जर्मन वालों ने हमको तो बोल दिया कि आज से तुम जर्मन लिखोगे, जर्मन पढ़ोगे, जर्मन बोलोगे, लेकिन क्या जर्मन वाले जो ऊपर कबूतर बैठी हैं, क्या इनको भी जर्मन में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, या इनको भी बोलेंगे कि आज से तुमको जर्मन में गाना होगा कबूतरों? मतलब कवि ऐसी मजाकिया सोच अंदर अंदर कल्पना कर रहा। देखो, विल दे मेक देम सिंग, सिंग यानी कि क्या उनको भी गाने को कहेंगे, इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या पिजन्स को भी वो जर्मन में गाने के लिए बोलेंगे, कबूतरों को भी? ऐसा कभी मन ही मन लेखक सोचता है ना। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hemal sitting. तो बच्चों आगे लेखक कहता है, Whenever यानी कि जब भी I looked up from my writing, जब भी मैं लिखता हुआ ऊपर की तरफ देखता हूँ, किसको देखा? I saw M. Hemal, लिखते लिखते जब भी मैंने ऊपर देखा तो मैंने क्या देखा कि M. Hemal, जो एम हेमल है वो क्या कर रहे हैं? सिटिंग यानी कि बैठे हुए हैं। कहाँ पे बैठे हुए, कैसे बैठे हुए हैं? मोशनलेस, यानी कि वो कोई भी हलचल नहीं कर रहे, कोई भी गति नहीं कर रहे, वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, मोशनलेस, गतिहीन बैठे हुए हैं। इन हिज चेयर, उनकी चेयर में, गेजिंग, और वो क्या कर रहे हैं? घूर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। फर्स्ट एट वन थिंग, वो पहले चीज़ों को देख रहे हैं। देन एट अनदर, पहले एक चीज़ को देखते हैं। देखो, फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज़ को देखते हैं। देन एट अनदर, फिर अन्य चीज़ को देखते हैं। मतलब किधर खिड़की को देखा, फिर बगीचे को देखा, ऐसे वो एक के बाद दूसरी चीज़ को देख रहे हैं। एस इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम, मानो वह यह अपने माइंड में वह यह फिक्स करना चाहते हो, है ना, वांटेड नहीं चाहते, मानो वह अपने माइंड में यह फिक्स करना चाहते हो कि जस्ट नाउ यानी कि अभी, एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल रूम, इस छोटे से कमरे में सारी चीज़ें अभी इस क्षण कैसी दिख रही हैं, वो उसका सारा नज़ारा अपने मस्तिष्क में कैद करना चाहते हैं, मानो इस प्रकार वो चीज़ों को घूर रहे हैं। फैंसी फॉर 40 ईयर्स, है ना, यानी कि बड़ी अजीब बात है, बड़ा आश्चर्य की बात है कि फॉर 40 ईयर यानी कि 40 सालों के लिए ही हैड बीन देयर, वो 40 साल से यहाँ रह रहे थे। इन द सेम प्लेस, इस एक ही जगह पर, सेम प्लेस पर वो 40 साल से रह रहे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड, और यहाँ पे क्या कहा था? उनका गार्डन था, आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ उनका गार्डन था। द विंडोज, खिड़कियाँ, है, आउटसाइड द विंडो यानी कि खिड़कियों के बाहर क्या था? उनका गार्डन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने क्या थी? उनकी क्लास थी, यानी कि उनके क्लास के सामने खिड़कियों के बाहर गार्डन था। जस्ट लाइक दैट, जैसा कि उसमें था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, जैसा था सबकी सारी चीज़ें की चीज़ें वैसे की वैसी हैं। क्या क्या बदला है यहाँ पे? तो देखो, जस्ट लाइक, जैसे कि ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, बस क्या बदल गया है? 40 साल पहले जो बेंच और जो डेस्क नई आई थी, आज भी वो वैसे की वैसी है, बस वो क्या हो गई? घिस कर चिकनी हो गई। जैसे लगातार किस चीज़ पे बच्चे बैठते हैं तो वो घिस कर, स्कूलों में आपने देखा होगा, पुरानी बेंच घिस जाती है और चिकनी हो जाती हैं। तो लेखक कह रहा है कि जो ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न, यानी कि घिस कर क्या हो गई? स्मूथ, यानी कि वो घिस कर चिकनी हो गई, बस इतना बदला है। और क्या बदला है? द वॉलनट ट्री, जो अखरोट का पेड़ है, इन द गार्डन, कहाँ पे? गार्डन में, वो क्या हुआ था? वेयर टालर, जो भी अखरोट के पेड़ थे जो कि 40 साल पहले छोटे थे, मतलब 40 साल पहले की तो बात नहीं होगी, लेकिन कुछ साल पहले जो छोटे थे, आज वो क्या हो गया है? टालर, यानी कि वो लंबे हो गए, वो बड़े हो गए अब। एंड द हॉफविन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो कि हॉफविन की
बेलें थी, जो लताएं थी, वो क्या हो गई हैं, जो कि दैट ही हैड प्लांटेड, जो कि लेखक ने खुद ने अपने हाथों से लगाई थी उस बगीचे में। हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडो, वे विंडो से लपेटती हुई, उससे लिपटी हुई कहाँ तक चली गई हैं, विंडो से लपेटती हुई वो रूफ तक यानी कि छत तक चली गई हैं। इतना बदलाव यहाँ पे आ गया। क्या क्या बदल गया, ये चीज़ें लेखक नोट कर रहा है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट, और जो चीज़ें जिस जगह पे वो रह रहा था, इन सारी चीज़ों से उसे प्रेम था, और इन सब को छोड़ना जब उसे पड़ा तो कल्पना करो कि उसे कितना बार इन चीज़ों ने उसके दिल को तोड़ा होगा, कितने बार उसका दिल टूटा होगा। मतलब हार्ट ब्रोकन, ब्रोकन हिज हार्ट, कितनी बार इन चीज़ों से उसका दिल टूटा होगा, ये लेखक अनुमान लगाना चाहता है। टू लिव इट ऑल पोर मैन, यानी कि बेचारा व्यक्ति। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और क्या सुन रहा था बैठे बैठे वो, पहले तो वो देख रहा था कि ये सारी चीज़ें इतने सालों से मेरे साथ थी, अब इनको मैं छोड़ूंगा तो सोचो कि उसका कितना दिल टूटा होगा। और साथ में क्या दिल तोड़ने वाली बातें थी, छत के ऊपर मतलब दूसरे कमरे में उसकी बहन थी जो कि सामान पैक कर रही थी और उसके चलने फिरने की आवाज़ आ रही थी। तो सोचो बच्चों, किसी को देश निकाला दे दिया जाए कि आज के बाद तुम इस देश में कदम नहीं रखोगे, तो बेचारा जब वो घर छोड़ के जाता है वहाँ का, तो उसे वहाँ की यादें आती है, कितना उसका दिल टूटता है। तो उसकी बहन जब सामान पैक कर रही थी तो वो आवाज़ सुनकर भी उसका कितना दिल टूटा होगा, क्योंकि है ना। पोअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग, उसकी सिस्टर क्या मूविंग यानी कि चल फिर रही थी, द रूम अबव यानी कि ऊपर वाले कमरे में, और क्या कर रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स। ट्रंक्स का मतलब होता है बच्चों बड़े बड़े बक्से जिनमें हम घर का सारा सामान रखते हैं, तो वो सारे ट्रंक्स पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे क्या करना था, कंट्री लीव यानी कि देश छोड़कर जाने का आदेश मिला था उनको कि आज के बाद ये टीचर यहाँ पे नहीं रहे। क्यों, क्योंकि ये यहाँ रहेगा तो यही भाषा लोगों को पढ़ाएगा। तो सरकार ने आदेश दिया था जर्मनी की कि आज से टीचर को देश से बाहर निकालो, तो बेचारे को वो देश छोड़ के जाना पड़ा। बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास क्या था, करेज यानी कि साहस था। किस बात का साहस था, टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, यानी कि आखिर तक उनको हर लेसन हर पाठ सुनने की उनमें हिम्मत थी। कोई तो ऐसा ही करेगा, यार एक दिन क्या पढ़ाना, अब कल तो सरकार ने मुझे ऐसे भगा ही दिया तो क्या पढ़ाऊँ एक दिन। लेकिन अंत समय तक भी उस व्यक्ति में ये साहस था, ये करेज था कि वो अंत तक भी हर पाठ को सुन सके, अन्यथा व्यक्ति में इतनी हिम्मत होती नहीं आम आदमी में। आफ्टर ही राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, और जब लिखाई का पार्ट लेक्चर ख़त्म हो गया राइटिंग का, उसके बाद हिस्ट्री का लेसन था। वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री का पार्ट था। एंड देन द बिसाइड्स चेंटेड देयर बा बी बे बा बो बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर, और उसके बाद हमारा हिस्ट्री का हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, जो बेबीज थे है ना, एंड देन द बेबीज, और जो छोटे बच्चे थे छोटे बेबीज थे वो क्या गए, चेंटेड, चैंटेड यानी कि वो गाने लगे बोलने लगे। जैसे बच्चे क्या बोलते हैं आ ई ए बी सी डी, और उसी प्रकार जो फ्रांस के शब्द है फ्रांस भाषा में, उसमें उसके लेटर कैसे होते हैं, उसको उनको कैसे बोलते हैं, बा बे बी बो बू, डाउन देयर एट द बैक ऑफ रूम, रूम के पीछे की तरफ जो छोटे बच्चे बैठे हुए थे वो ये शब्द गुनगुना रहे थे, बोल रहे थे। और ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और जो बूढ़ा इस हाउजर था उसने अपने स्पेक्टिकल्स क्या कर लिए, पुट ऑन यानी कि पहन लिए। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी जो प्राइमर जो उसकी बुक थी प्राइमरी की, उसको उसने दोनों हाथों से होल्ड कर लिया, पकड़ लिया, यानी कि अपने हाथों में ले लिया। बोथ हैंड यानी कि दोनों हाथों में उसने अपनी प्राइमर बुक को ले लिया। स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, और अक्षरों को वो इसे जोड़ने लगा। स्पेल्ड यानी कि अक्षरों को जोड़ना, व्यवस्थित करना, लेटर यानी कि अक्षर, विथ देम और दोनों हाथों से अक्षरों को स्पेल्ड करने लगा। यू कुड सी दैट, मतलब तुम देख सकते हो कि दैट ही टू वाज क्राइंग,
और तुम देखते तो अनुमान लगाते कि वो बूढ़ा व्यक्ति भी इस भाषा को इस प्रकार पढ़ते हुए, अक्षरों को जोड़ते हुए बुक खोलकर क्या कर रहा था, वो भी ही वॉज क्राइंग, वो भी इस भाषा पर प्रतिबंध लगने के कारण, इस भाषा के छिन जाने के कारण वो भी रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उसकी जो आवाज़ थी, उसकी जो वॉइस थी वो क्या रही थी, कांप रही थी। ट्रेम्बल्ड यानी कि कांप रही थी, किसके साथ, इमोशन के साथ, भावनाओं के साथ साथ उसकी आवाज़ कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और लेखक कह रहा है कि ये हमें बहुत फनी भी लग रहा था, इसको देखकर हमें बहुत हंसी भी आने की कोशिश कर रही थी, तो ये हमें बहुत फनी भी लग रहा था। टू हियर हिम, मतलब उसको सुनकर हमें बहुत फनी भी महसूस हो रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लव, यानी कि हम ये सब सुनकर हंसना भी चाह रहे थे ना, लव यानी कि हम हंसना भी चाह रहे थे। एंड क्राई, और उसको रोता हुआ देखकर हम रोना भी चाह रहे थे, मतलब हमें रोना भी आ रहा था और उसकी आवाज़ रोने की इतनी अजीब थी कि उसके कारण हमें हंसी भी आ रही थी। ये लेखक कहना चाह रहा है। आहा हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, लेखक कहता है कि वह आखिरी पार्ट, दैट लास्ट लेसन यानी कि वो आखिरी पार्ट, हाउ वेल आई रिमेंबर, हाउ वेल का मतलब कितने अच्छे से, आई रिमेंबर यानी कि मुझे याद है। लेखक बड़ा होने के बाद भी कहता है, जब ये पाठ लिख रहा था वो, तब भी वो कहता है कि वो उस समय का पाठ, वो लास्ट लेसन आज भी मुझे कितने अच्छे से याद हैं। उस दिन जो जो घटनाएं हुई थी वो लेखक बता रहा है कि वो आज भी मुझे कितने अच्छे से याद हैं। आगे लेखक कहता है कि ऑल एट वंस, और फिर अचानक से, है ना, एट वंस, ऑल एट वंस यानी कि फिर अचानक से क्या हुआ, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि जो चर्च की क्लॉक थी, चर्च की जो घड़ी थी, उसमें कितने बजे, 12 बजने की आवाज़ है। स्ट्रक यानी कि बजाना, जैसे घंटा बजता है ना, वो अपन टीवी में देखते हैं, वो टन करके आवाज़ आती है, वो तो ऐसे 12 बजे उस घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजलस एट, और उसके बाद क्या हुई, चर्च में प्रार्थना होती, जैसे उसकी एक रीति होती, उसके समय को कहते हैं एंजलस, और उसके बाद एंजलस हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस, और उसी समय रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, यानी कि जो प्रसियाई सेना जो ड्रिलिंग कर रही थी, जो बच्चा सुबह देख कर आया था, अब वो लौट कर वापस आ रही थी, रिटर्न आ रही थी। क्या है, रिटर्निंग, कहाँ से वापस आ रही थी, ड्रिलिंग से रिटर्न आ रही थी, कौन, प्रसियन सेना। और उसी समय जो प्रसियाई सेना थी वो ड्रिलिंग करके वापस आ रही थी, तो क्या बज रहे थे, उसी मोमेंट, उसी सेम मोमेंट पे उसके ट्रम्पेट्स, उसकी जो वाद्य यंत्र होते हैं सेनाओं के, जो बिगुल होता है, सेना जब कोई अभ्यास करती है, लड़ाई करती है, तो आमतौर पे सेना बिगुल बजाती है, जैसे कि रामायण महाभारत में पों 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 बजाते थे ना, उस टाइप की सभी सेनाओं के वो आजकल तो बाजे आ गए, वो बजते हैं, तो वो ट्रम्पेट्स उनके बज रहे थे। ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो, वो हमारी जो विंडो है उनके नीचे या उनके साइड से उनका साउंड आ रहा था। एम हेमल स्टूड अप, और उसी समय जो एम हेमल थे वो स्टूड अप यानी कि अचानक से खड़े हो गए। वेरी पेल, और वेरी पेल यानी कि बहुत उदासीन हो गए, बहुत उदास हो गए, बहुत पीले पड़ गए। और इन हिज चेयर, उनकी चेयर पर खड़े हो गए वो। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, लेखक कहता है कि मैंने कभी नहीं उनको देखा सो टाल, यानी कि वो इतने लंबे हैं, इसका मुझे कभी अंदर, वो इसे अपने बिल्कुल डर कर खड़े हो गए थे अपने टेबल पर, इतना डर उनके मन में इस बात का था। और लेखक कह रहा है कि इतना लंबा मैंने उनको कभी नहीं देखा। माय फ्रेंड्स सेड ही, उसने क्या कहा कि हे मेरे मित्रों, यानी कि सबसे कहा उसने कि माय फ्रेंड्स आई यानी कि मैं ऐसे वो बोला, और बस आगे कुछ बोल नहीं पाया, उसका गला अटक गया। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने मानो उसका गला चोक कर दिया हो, वो कुछ आगे बोल नहीं पाया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे नहीं बोल सका। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, और वो फिर किधर मुड़ा, टर्न यानी कि मुड़ा, किधर मुड़ा, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा। टुक अ पीस, उन्होंने एक पीस यानी कि एक टुकड़ा उठाया, किसका, चाक का। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ वहाँ पे क्या किया, ही रोट
एस लार्ज एस ही कुड, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ उस चाक के टुकड़े से बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा, जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे, एस लार्ज एस ही कुड, जितने से ज़्यादा बड़े से बड़े अक्षर में वो लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में उसने लिखा। क्या लिखा? वायु ला फ्रांस। वायु का मतलब है जिंदाबाद रहे। कौन जिंदाबाद रहे? फ्रांस। फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस की जय हो। जैसे अपन बोलते हैं ना भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, अपने देश की जयकारा लगाते, इसी प्रकार उसने ये जयकारा लगाया उस सेना का आवाज़ सुनकर जो कि दुश्मन देश की थी। देन ही स्टॉप्ड, और उसके बाद वो रुक गया। एंड लिंड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उसने लिंड यानी कि सहारा ले लिया, टिका दिया। किससे टिका दिया? किसको? उसके हेड को यानी कि माथे को। किससे टिका दिया? अगेंस्ट द वॉल, और उसने अपने माथा दीवार से ऐसे टिका लिया। देखिए सीन में बताया गया है, इस प्रकार उसने अपना सिर दीवार से दुखी होकर, पीड़ित होकर टिका लिया। अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड, बिना किसी एक भी शब्द बोले, ही मेड अ गेस्चर। गेस्चर यानी उन्होंने हमें इशारा किया, वो बोले कुछ भी नहीं, उसके बाद दुखी होकर दीवार से सिर टका लिया और उन्हें एक गेस्चर दिया, मतलब इशारा किया। क्या इशारा किया उन्होंने? टू अस, हमारी तरफ इशारा किया। विथ हिज हैंड, अपने हाथों से उन्होंने इशारा किया। क्या इशारा किया? स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, मतलब स्कूल बंद हो गया है, क्लास की तुम्हारी छुट्टी हो गई है, यू मे गो, अब तुम घर जा सकते हो। और सारे बच्चे फिर घर आ जाते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आज मैंने आपको पूरा लेक्चर, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन किया है, इसका पूरा ढंग से समझाया है। आगे अगले क्लास में हमें इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगा मैं, और इसके जो एक्सट्रैक्ट है यानी कि जो पद्यांश, जो गद्यांश आते हैं, पैसेज, वो हम इसके पढ़ेंगे अगले क्लासों में। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक इस कहानी को एक दो बार पढ़िएगा शब्दों को, और यहाँ से इसका हिंदी में रिवीजन कीजिएगा। कहानी जितने अच्छे आपको हिंदी में याद होगी तो आप उसको अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट कर पाओगे, समझ पाओगे आखिर घटना में हुआ क्या था। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में।